Okay, dear students and viewers, once again I am just before you with a lecture. बार बार ये डिमांड उठ रहा था कि सीरिया संकट पर अब तक मैंने अपना कोई विचार नहीं दिया है, मेरा कोई भी व्याख्यान नहीं आया है। तो हालांकि मैंने जो है टाइटल रखा है उससे आप मिसलीड मत होइएगा, बिकॉज हियर द टाइटल इज सीरिया संकट कहाँ ले जाएगा पश्चिम एशिया की दिशा को। Where did this Syrian crisis lead West Asia? अब ये टाइटल अलग है, लेकिन मैंने जो थंबनेल पर टाइटल दिया है वही इसका एक्चुअल टाइटल है। वह है सीरिया संकट, अतीत, वर्तमान और भविष्य की दिशा। मैं स्टूडेंट्स बहुत टाइम से ये भी डिमांड हो रहा था कि प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का कोई लेक्चर अभी तक मेरा फिर बहुत दिनों से डिसकंटिन्यू था, तो उसे भी कंटिन्यू करना था मुझे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि सीरिया संकट पर जो सीरियन क्राइसिस है उस पर काफ़ी कुछ आपने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ ओपिनियन इंडिविजुअल स्तर पर भी सुना होगा। हो सकता है करेंट के क्लास में भी कुछ सुना हो, लेकिन मेरा मानना है कि वो कंप्लीट पिक्चर नहीं होता है। वह बस अभी घटना घटी, सीरिया में क्या हुआ, कौन कौन से पार्टी थे, अधिक से अधिक लोग पीछे जाते हैं तो 2015, 2014 जब अबू बकर अल बगदादी का ISIS ने इराक और सीरिया को मिलाकर जब कैलिफेट बनाना चाहा था और वहाँ पर कैसे रशिया और ईरान ने उस प्रयास को विफल बना दिया था। और 2019 में सीरिया का जो प्रेसिडेंट है बशर उल असद, वह विक्टोरियस बनकर उभरा था। तो वहाँ से कहानी ली जाती है, स्टोरी ली जाती है। एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड अप टू 2019 एंड इन प्रेजेंट सिचुएशन फिर एक बार 27 नवंबर को ये रिवाइव करता है जब इदलिब नामक स्थान पर एक STS नामक ऑर्गेनाइजेशन जो कभी अल कायदा से जुड़ा हुआ था वो अपना रिलेशनशिप उसने तोड़ लिया है। और उसका फुल फॉर्म आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, हयात तहरीर अल शाम। तो उसका फुल फॉर्म है STS का। वो इदलिब पर शासन कर रहा था, उस पर गवर्नेंस अभी से नहीं लगभग 2017 से ही उसका शासन था। बाकी जगहों पर तो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे या जितने भी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, बेसिकली यू हैव टू यूज द टर्म फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो सभी वहाँ से लगभग मिट गए थे, लेकिन STS ने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। तो नॉर्मली आप स्टोरी यहाँ से सुनते हैं, लेकिन यहाँ से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, क्योंकि पीछे जो मैंने आपको कह रखा है और आई एम जस्ट रिपीटिंग टाइम एंड अगेन कि आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओट से बाहर के संसार को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत अधूरा सा संसार दिखता है, और मुझे दिखानी है पूरी पिक्चर। इसलिए मैं आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर लेकर चल रहा। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फैक्चुअल टाइप की इंफॉर्मेशन को बहुत कभी लाइक नहीं करता। एक पूरी तस्वीर हमारे रीडर्स और हमारे व्यूअर्स के दिमाग में बननी चाहिए। तो मैं जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स है उसको डील करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यह पूरे डेवलपमेंट आपको समझ में आएंगे। कई डायमेंशंस इससे जुड़े हुए हैं, उन डायमेंशंस को मैं खोलने का प्रयत्न करूंगा। एक बात मैं और बता दूं, थोड़ा 1 मिनट टाइम में आपको और लूंगा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि मैं इसीलिए हमेशा बल देता हूं कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन की समझदारी विकसित करनी है तो यू आर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को सिर्फ आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें कि एग्जामिनेशन में इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बल्कि इस पर्सपेक्टिव से लें कि आपके जनरल स्टडीज़ में के बेस को प्रिपेयर करने में इसका कितना बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो कहाँ से शुरू करें? तो कहानी तो मेरे विचार से फिर एक बार हुसैन महान एग्रीमेंट एंड साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट को थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा से ही शुरू होगी, क्योंकि
एक बाइबलिकल स्टोरी है, आपने भी सुना होगा, और वो बाइबलिकल स्टोरी यह है कि एक बार एक बाइबलिकल कैरेक्टर एडम के बारे में कहा जाता है। वो ईडन गार्डन में उसको मनाही थी कि वह कोई लालच ना करे। वहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल फल खिले हुए मिलेंगे, किसी फल को तोड़कर खाने की कोशिश ना करे, परंतु वह एक विषैला फल खा लिया और इसका खामियाजा पूरे मानव जाति को भुगतना पड़ा। बस वही बात यहाँ भी घटित हुई है। आखिर जो पश्चिमी शक्तियों ने गलती करी है, वेस्ट एशिया, अब वेस्ट एशिया और अरब क्षेत्र, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि दो दो तीन तीन नाम आते हैं। एक नाम आता है मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट, सेकेंड वन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, एंड नेक्स्ट वन अरब क्षेत्र। अब देखिए, जो अरब रीजन है, वो अरब स्पोकन पीपल है, वो नॉर्दर्न अफ्रीका में भी है और वेस्ट एशिया के पार्ट में भी है। लेकिन सारे रीजन अरब वेस्ट एशिया में नहीं है। कई रीजन है, जैसा इराक है वो अरब में आ जाता है, सीरिया अरब में आ जाता है, लेकिन ईरान अरब में नहीं आता है। बाकी आप अरब क्षेत्र में देखेंगे तो जो आपका अल शाम का रीजन है वह अरब में आता है। उधर नॉर्दर्न अफ्रीका में इजिप्ट का रीजन अरब में आता है। ट्यूनीशिया वगैरह भी आता है उसी में, जो नॉर्दर्न अफ्रीका का हुआ करता था। तो मैं पहले आपको ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे। एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन उनका टर्क्स, जैसे एक मध्य एशिया में तुर्क हुआ करते थे। तुर्क जनजाति थी, ट्राइबल्स। वो ट्राइबल्स एक पिछड़ी हुई जनजाति थी जिन्होंने बाद में चलकर इस्लाम कबूल कर लिया था। तो टर्क्स में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स थे, उसी में एक ऑटोमन थे। ऑटोमन की पहचान उनके कल्चर के आधार पर हुई। यह है टर्की, और ये आज आपको एक छोटा सा टर्की दिख रहा है, लेकिन एक टाइम था कि ये पूरा ईस्टर्न यूरोप, मैं आपको एक मोटे तौर पर एरिया बता रहा हूं, ये पूरा ईस्टर्न यूरोप, और ये जो उत्तरी अफ्रीका में आपको ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये जितना रीजन दिखता है इंक्लूडिंग रेड सी, यहाँ पर इसका कब्जा था। ये बहुत एक तरह से समझे तो धनी और रईस व्यक्ति था। He was having the largest landed estate in Europe, and its empire was not simply lying in Europe but also in Asia. इस ऑटोमन एम्पायर को आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो यूरोप और पश्चिम एशिया की जो अधिक, ईस्टर्न यूरोप और पश्चिम एशिया की जो समस्या है, खासकर पश्चिम एशिया, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप तो चलिए बहुत हद तक उस लेगेसी से फ्री हो चुका है, लेकिन जो पश्चिम एशिया की अधिकांश समस्या है अरब क्षेत्र की, वह कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि इसके बारे में कहा जाता है कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग तक आकर 18th सेंचुरी तक तो ये बहुत बड़ा एक एम्पायर था। इट वॉज जस्ट एन एस्कॉरेज टू द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, यू कैन से यूरोपियन पावर्स। एक टाइम था कि यूरोपियन पावर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था। बिजेंटियन साम्राज्य को समाप्त करके इसने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा किया था और बहुत पावरफुल माना जाता था, और जो यूरोपीय देश थे वो इसे टकराने में डरते थे। मतलब इसी ऑटोमन एम्पायर के ही डर से यूरोपियन लोगों ने अपना एक रेड सी वाले रूट को छोड़कर नया रूट खोजा था, और उसी से भारत के वैकल्पिक रास्ते की, अल्टरनेटिव पाथ की खोज हुई थी, आपने पढ़ा होगा। और उसी क्रम में अमेरिका की भी खोज हुई थी। तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है और बहुत लंबी कहानी है, उधर जाने की आवश्यकता नहीं। तो खैर कुल मिलाकर बात यह तय हुई कि अर्ली 19th सेंचुरी में, अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, इसका विघटन और टूटन, थोड़ा बहुत टूटन तो 18th सेंचुरी में भी हो चुका था, हंगरी वगैरह इससे अलग हो चुका था, लेकिन 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में इट बिकेम द सिक मैन ऑफ यूरोप। इसको यूरोप का मरीज कहा जाता था, और इसका विघटन शुरू हुआ। और विघटन होते होते इसी को आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कहलाता है बाल्कन क्वेश्चन, और बाल्कन क्वेश्चन ने वर्ल्ड वॉर को भी जन्म दिया था। ये जो बाल्कन क्वेश्चन, उसमें ईस्टर्न यूरोप के इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। पहले यूनान इससे आज़ाद हुआ, ग्रीस, फिर इसके बाद रोमानिया के बाद फिर आता है मोंटेनेग्रो और सर्बिया आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर बुल्गारिया आज़ाद हुआ, अंत में अल्बानिया आज़ाद हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरी जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे इससे आज़ाद होता हुआ ये चला
इससे आज़ाद होता हुआ निकल गया। जितना भी आप रीजन देखते हैं, बुल्गारिया, एस्टोनिया, यही रीजन है जो उससे आज़ाद होकर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी चलिए, ऑटोमन एम्पायर में अभी भी उसके पास काफ़ी लैंडेड प्रॉपर्टी थी। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हो गया। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस अलग थे। बाद में खैर रूस निकल गया था रूस की क्रांति के बाद। तो ब्रिटेन और फ्रांस को कुल मिला के आप मित्र राष्ट्र मानिए। बाद में उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी उस मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। एलाइड पावर्स उनको कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था, तो ब्रिटेन को फंडामेंटल चिंता यह थी कि जो भी करो, ये जो रेड सी वाला रूट है, लाल सागर, वैसे भी आप अपने घर के मानचित्र पर भी देख सकते हैं, लाल सागर आज भी इंपॉर्टेंट, वहीं पर स्वेज कैनाल बना हुआ है। और 1869, हाँ तब भी स्वेज कैनाल था, क्योंकि स्वेज कैनाल तो 1869 में ही खुल गया था। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट रूट था। तो और इस रूट से ब्रिटेन अपने एम्पायर को जाता था, अरबियन सी से होकर इंडिया को जाता था। तो ब्रिटेन की मौलिक चिंता ये हुआ करती थी, कहीं ऐसा न हो कि ऑटोमन साम्राज्य हमारा रूट बंद कर दे। तो उसके दिमाग में, ब्रिटेन के दिमाग में उसी समय खुरापात आया। और खुरापात यह आई कि चलो एक काम करते हैं, ऑटोमन एम्पायर की हैसियत को छोटा कर देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो इसके पास एक बहुत बड़ा लैंडेड स्टेट था, जो लैंडेड स्टेट को आप कहते हैं अरब क्षेत्र। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, इस अरब क्षेत्र को ही से हम अलग कर देते हैं। तो उस समय क्या था कि जो अरब है वो प्रॉफेट मोहम्मद का सबसे, मतलब वो प्रॉफेट मोहम्मद का रीजन है। और अरब के जो मुसलमान थे वो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान मानते थे। और जो टर्क से तुर्क थे वो बाद में इस्लाम कबूल किया था। तो अरब लोग टर्क्स को अपने से इंफीरियर मानते थे। और उधर जो ऑटोमन एम्पेरर था उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर रखा था, और वही अपने मुस्लिम विश्व के खलीफा के रूप में पहचान बना रहा था। यह चीज अरब के लोगों को मंजूर नहीं थी। ऑल्दो दे वर बीइंग रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, बट दे डिडंट लाइक ऑटोमन कैलिफ। तो उस समय एक मक्का का ग्रैंड शरीफ हुआ करते थे, हुसैन उनका नाम था, और उनके बेटी का नाम फैसल था। और उनका प्रभाव अरब क्षेत्र पर था, वो अरब क्षेत्र के लोकल लीडर थे। तो ब्रिटेन ने उन्हीं के साथ सांठगांठ की। इसकी भी अपनी एक लंबी कहानी है, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में निपटा देता हूं। और हुसैन को और फैसल को एक सब्ज बाग दिखाया गया। उनके सामने एक माउथ वाटरिंग प्रपोजल रखा गया, जिसको सुनकर किसी के भी मुख में पानी आ जाए। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप अभी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति का फायदा उठाकर आप ब्रिटेन के अगेंस्ट में अरब क्षेत्र में एक विद्रोह को ऑर्गेनाइज करिए। और जब ये विद्रोह सफल हो जाएगा, सफल होना ही है, क्योंकि आप उधर विद्रोह ऑर्गेनाइज करेंगे तो जाहिर है कि ऑटोमन एम्पायर अपनी सेना भेजेगी आपको दबाने के लिए। इन द मीन टाइम हम ब्रिटिश सेना भेजकर उस सेना को काउंटर कर देंगे और आपको आज़ाद करवा देंगे। उसको थोड़ी सी आप प्रतीक्षा करिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको एक पूरी अरब क्षेत्र को मिलाकर एक सिंगल अरब नेशन बनाएंगे, और उस अरब नेशन का मुखिया और कोई नहीं बल्कि हुसैन होंगे। तो ये बात पर तो पिता पुत्र काफी उत्साहित हुए, और उसी प्लान पर उन्होंने काम किया। विद्रोह भी खड़ा किया। वास्तव में ब्रिटेन ने अपनी सेना भी भेज दी, और वह अरब क्षेत्र तुर्की से आज़ाद भी हो गया। लेकिन अब देखिए, उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस के मन में एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी, दूसरा षड्यंत्र चलने लगा। ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि भाई इतनी आसानी से यह अरब क्षेत्र हम हुसैन को कैसे दे देंगे। तो एक समझौता उसने हुसैन के साथ किया था, जो खुला समझौता था। उसको कहते हैं हुसैन महान एग्रीमेंट। खुला का मतलब है कि ऑटोमन साम्राज्य से तो गुप्त ही था, लेकिन एक आप कह सकते हो कि एक ये पहली संधि थी, वह हुसैन के साथ थी, जिसमें हुसैन को यह वादा किया गया था कि आपको इस क्षेत्र में, आप इस पूरे अरब क्षेत्र के आप ही किंग बनेंगे। और दूसरा समझौता उन्होंने क्या किया कि एक गुप्त समझौता ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में कर लिया। उस समझौते का नाम है साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट। साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट। और यह एग्रीमेंट भी, दोनों एग्रीमेंट संयोग से 1915 में ही हुआ। तो ये 1915 में ये इन्होंने ये एग्रीमेंट किया। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर तय किया कि आपस में हम इन क्षेत्रों को बांट लेंगे। वी हैव टू डिवाइड द रीजन अमॉन्ग आवरसेल्व्स। ठीक है, बांटने का
ये हुआ। अब बताइए कितना एक सीक्रेट एक संधि हुई, क्योंकि उस समय उसमें सोवियत रशिया नहीं था, सिर्फ रूसी एम्पायर था। रूसी एम्पायर भी इनका फ्रेंड हुआ करता था। तो ये दोनों जो आपस में बात कर रहे थे वो रसिया भी सुन रहा था। उसमें रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय हुआ करता था। तो उसने एक फाइलिंग में ये बात बना के अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई थी। खैर अब उधर जाएंगे तो हो सकता है आप कहीं उलझ न जाए, इसलिए उस कहानी को, वो भी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो उसने अपने फाइल में ये चीज़ें रख दी थी और बदले में ब्रिटेन और फ्रांस ने, चूंकि रूस भी एक थर्ड पार्टनर था और उसको अरब क्षेत्र में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको अपने ही एरिया में कहा कि बदले में आपको ये क्षेत्र दे देंगे, हमें अरब क्षेत्र को ले लेने दीजिए। उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए उस वॉर में नहीं आया था। इन द मीन टाइम क्या हुआ, रूस में क्रांति हो गई, जार निकोलस द्वितीय का तख्ता पलट हो गया, व्लादिमीर लेनिन आया और उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया। और तब ब्रिटेन फ्रांस से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, क्योंकि वॉर से वो निकल गया, जर्मनी के साथ पृथक समझौता कर लिया। तो वो जो फाइल लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, उस फाइल को पहले ही प्रकाशित कर दिया लेनिन ने कि देखिए ये बंदर बांट होने वाला है, एक साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ है और ये ऐसे ऐसे इसका फाइल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसलिए अरब क्षेत्र में प्रतिक्रिया, तो जो रिएक्शन है वह कहीं ना कहीं पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध पहले ही शुरू हो गई थी। चलिए खैर ये बात गुजरी। अब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसे पेरिस पीस एग्रीमेंट कहते हैं। आपको यह भी पता है कि वॉर के लेटर स्टेज में यूएसए प्रवेश कर गया और यूएसए के प्रवेश करने का ही कारण था कि आखिर ये एलाइड पावर्स इस युद्ध को जीत सके। यह भी सही है। तो अब यूएसए के आने के बाद यूएसए का प्रेसिडेंट विल्सन आए थे, वुडरो विल्सन, वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से इन्फेक्टेड थे। अब आदर्शवाद से इन्फेक्टेड थे या अत्यधिक चालाकी थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में दोनों बातें लागू होती है, लेकिन उस उपकथा में, उस सब स्टोरी में मैं नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने एक 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर आए थे, विल्सन 14 पॉइंट प्रोग्राम। उन्होंने एक तरह से पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर घड़ियाली आंसू बहाई, मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स, और कहा कि देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना नहीं चाहिए था, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात हुई कि वर्ल्ड वॉर हुआ है। और हम जो 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आए हैं, इतना सटीक प्रोग्राम है कि अगर इसको बढ़िया से लागू कर दिया जाए तो यह जो वॉर है, यह वॉर अंतिम वॉर सिद्ध होगा। अब उन्होंने क्या किया कि अपना उनका जो 14 प्रोग्राम था उसी में उनका जो 14 पॉइंट था उसमें 12वां पॉइंट में यह था कि जो तुर्की के अधीन जो अरब वाले रह रहे हैं उनके साथ भी न्याय हो और उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए। अब देखिए ये एक थर्ड पार्टनर हैं और उनका दबदबा है यूएसए का, वॉर जिताने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ब्रिटेन और फ्रांस तो कंप्लीटली उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस अब सख्ते में आ गए कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट ये करके बैठे थे और उस एग्रीमेंट के अनुसार इन दोनों को आपस में बांटना था। अब विल्सन महोदय बात उनकी ऑटोनॉमी की कर रहे हैं, लेकिन विल्सन महोदय भी समझ रहे हैं कि ये लोग बंदर बांट तो करेंगे ही, कम से कम हम उसका पार्टी ना बने। तो अंत में क्या हुआ कि एक लीग ऑफ नेशंस, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। उसी में एक प्रणाली लागू कर दी गई थी जिसको बोलते हैं मैंडेट प्रणाली। अब ये मैंडेट प्रणाली क्या थी, तो एक तरह से ये कहो कि यह उपनिवेशवाद, जो पुराना उपनिवेशवाद था, इसको बनाए रखने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। इट वॉज अ डायरेक्ट मेथड टू हैव द कंट्रोल ओवर द रीजन। क्योंकि ये मैंडेट प्रणाली में यह था कि अगर कोई क्षेत्र है और मतलब विभिन्न जो क्षेत्र है, जो पुरानी कॉलोनीज है, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर, उनके जो उपनिवेश थे, उनके उपनिवेशों को ये लोग आज़ाद करने की बात कर रहे थे। तो जब उनको आज़ाद करने की बात हुई तो उसमें तर्क यह दिया गया कि भाई देखिए ये पुरानी कॉलोनीज हैं, या सीधा हम इनको अगर आज़ाद कर देते हैं तो अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो कुछ दिन तक इनको किसी पावर के निरीक्षण में रखा जाएगा और हम इनको इनेबल करेंगे, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और जब ये अपने पांव पर खड़े होने की स्थिति में हो जाएंगे तब इन्हें आज़ादी दे दी जाएगी। इसका नाम दिया गया मैंडेट प्रणाली की। मैंडेट के तहत
उस उपनिवेश को निकालकर किसी क्षेत्र, किसी शक्ति के अंतर्गत या किसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत रख दिया जाए। अब विल्सन महोदय ने भी कहा कि भाई अब इस मैंडेट प्रणाली को इस अरब क्षेत्र में लागू किया, मैंने लागू किया, विल्सन ने बर्दाश्त किया। विल्सन तो समझ रहे थे कि बंदर बांट हो रहा है। अंत में देखो, ऑटोमन साम्राज्य का जो पश्चिम एशिया, उसके लिए एक और भी टर्म आपको मिलेगा, वाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अरब क्षेत्र को डिवाइड करना। तो आजकल उसके लिए एक शब्द शुरू हो गया है, WANA। तो इसका फुल फॉर्म है वेस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका को मिलाकर बनता है यह अरब क्षेत्र। इसी को मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, मध्य पूर्व। अब मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं? तो ब्रिटेन को आप सेंटर मान लीजिए, और ब्रिटेन से जो जितना दूर है उसको मिडल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मिडल ईस्ट, फार साउथ, तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली वहां पर पोल का काम कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन कर रहा है। तो चलिए, खैर चलिए, अब ये वाना क्षेत्र है, तो इसमें 3 क्षेत्र ऐसे थे कुल मिलाकर जो अरब के पुराने, जो ऑटोमन साम्राज्य के पुराने इलाके थे वेस्ट एशिया में। तो भाई कौन कौन क्षेत्र थे? तो एक क्षेत्र उसमें यह था जिसको बोलते हैं इजिप्ट। तो इजिप्ट तो चलिए नॉर्दर्न अफ्रीका में है, उसको टेक्निकली वेस्ट एशिया में ना कहा जाए, लेकिन हाँ वाना तो है। इजिप्ट का मतलब मिस्र। और दूसरा रीजन था, वो था इराक, यानी ये है तो पश्चिम एशिया में, लेकिन यह भी अरब क्षेत्र है। और तीसरा था अल शाम। तो अल शाम किसको बोलते हैं? तो ग्रेटर सीरिया को। अभी जो आपने देखा है कि HTS जो संगठन है, उसने जो नाम दिया है HTS, हयात तहरीर अल शाम, तो अल शाम सीरिया का नाम है। तो ये इराक, और उसको कहते हैं ग्रेटर सीरिया। जैसे आज आपको जो सीरिया दिख रहा है ना, वो पहले वो सीरिया नहीं था, ग्रेटर सीरिया उसको बोलते थे। मानचित्र पर संभवतः मैं आपको दिखा सकूं ग्रेटर सीरिया। जैसे देखिए, ये ग्रेटर सीरिया है। एक मिनट, ये देखिए ग्रेटर सीरिया। ये ग्रेटर सीरिया में क्या है? आज का सीरिया तो इतना ही है, आप लोगों को शायद मानचित्र दिख रहा होगा, आज का सीरिया तो इतना ही है। लेकिन इसमें सीरिया शामिल था, इराक शामिल था, कुवैत तो खैर बाद में बना है 1961 में, लेकिन उस समय सीरिया, इराक, जॉर्डन और इजराइल एवं सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीनी इजराइल, ये सब मिला के बनता था ग्रेटर सीरिया। तो ये 3 क्षेत्र थे। अब हुआ कि भाई मैंडेट दिया जाए। अब मैंडेट कैसे डिवाइड किया गया? तो मैंडेट इस तरह से डिवाइड किया गया कि भाई देखिए, ये जो पैलेस्टाइन रीजन है उसका मैंडेट दिया गया ब्रिटेन को, और इराक भी ब्रिटेन के निरीक्षण में रखा गया। और यह जो आप सीरिया और लेबनान देखते हो, इसका मैंडेट दे दिया गया फ्रांस को। क्योंकि देखिए भूमध्य सागर में खुलता था, और फ्रांस का लालच था कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा रूट हमारा पकड़ में आ जाएगा। तो सीरिया और लेबनान को लेकर फ्रांस बहुत बेचैन था। इधर ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर उसका मैंडेट मिला, और इराक पर भी एक तरह से उसका नियंत्रण हो गया। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये कहलाता था हेजाज। हाँ, इसमें एक जॉर्डन क्षेत्र भी था। जॉर्डन जस्ट सीरिया के दक्षिण में है। आज भी आप जॉर्डन देखोगे, जॉर्डन सीरिया के दक्षिण में। तो अब इस क्षेत्र को कहा जाता था हेजाज। तो हेजाज को हुसैन के अंतर्गत रख दिया गया, लेकिन इस पर भी ब्रिटेन का ही निरीक्षण था। मतलब एक तरह से हुसैन, जो वही ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का थे, वो भी ब्रिटेन के निरीक्षण में काम करता था। इस तरह से पूरे अरब क्षेत्र को बंदर बांट कर दिया गया। तो देखिए समस्या तो यहीं से शुरू हुई। एक और समस्या की चर्चा हमने नहीं की है, क्योंकि आप भी कहेंगे भाई अतीत में आप कितना हमें ले जाएंगे, लेकिन मजबूरी है बच्चे, बिना अतीत की समझ के वर्तमान में कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, ये भी एक चुनौती बन जाती है। जैसे अब हाँ, आपको मैंने अभी तक जो बताया है वो इन अरब क्षेत्र के बारे में बताया है। अब इसमें 2 और चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। अब सिर मुराते ही ओले पड़े। एक तो आपने अरब क्षेत्र को छेड़ दिया, पहले उसको बंदर बांट कर ली,
तो पहले बंदरबांट कर ली, तो पहले तो उसको आप सामरिक दृष्टि से देख रहे थे, आर्थिक रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन 1930 के दशक में वहां पेट्रोलियम निकल गया, हाइड्रोकार्बन, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे अब जो शिप थे और जो मोटर इंडस्ट्री थे वो धीरे धीरे अपना इंजन को बदलकर इंटरनल कंबस्टन इंजन कर रहे थे। तो स्टीम इंजन की जगह इंटरनल कंबस्टन इंजन का मतलब है कि अब हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ने वाला था। और पहले जो भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता था वो यूएसए से लेके मैक्सिको तक, उधर जो रीजन आपको अमेरिकी महाद्वीप में थोड़ा दिखता था, उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था। अब तो लग गया कि भाई बिल्ली के भाग से छीका टूटा, पूरे इस रीजन में पेट्रोलियम के भंडार निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नया तरह का साम्राज्यवाद शुरू होने वाला है जिसको आप ऑयल इंपेरियलिज्म के नाम से जानेंगे। तो एक तो ये घटना हो रही है। अब उसी में एक बार फिर पश्चिमी शक्तियों ने फिर अरब क्षेत्र को छेड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको 1915 का हुसैन महान समझौता तो बताया ही था, और मैंने आपको 1915 का ही साइक्स-पिकोट समझौता भी बताया। अब एक और समझौते की मैं चर्चा करूंगा और वह है बाल्फोर घोषणा। वो समझौता न करके उसको घोषणा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहूदी कम्युनिटी है वो ब्रिटेन पर बार बार दबाव डाल रही थी कि हमारा जो पुराना क्षेत्र फिलिस्तीनी है, उस फिलिस्तीनी क्षेत्र में आप हमें एक राज्य दे दीजिए। तो 1917 में एक ब्रिटिश अधिकारी था बाल्फोर, उसने यह घोषणा कर दी कि हम भविष्य में फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी राज्य बनाएंगे, जियोनिस्ट स्टेट। तो आप ये देखिए, एक तीसरा लफड़ा हो गया। और इसने सिर्फ वादा ही नहीं किया, बल्कि 2 वर्ल्ड वॉर के बीच यहाँ पर यहूदियों को बसाकर फिलिस्तीनी में एक यहूदी राज्य, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में वह पृथक यहूदी राज्य बनकर निकला, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। उस कहानी में जाएंगे तो अपने लोगों को बहुत लेट हो जाएगा और यात्रा थोड़ी लंबी है। तो आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। तो आप कुल मिलाकर हम लोग तय करते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर है, वो ऑटोमन एम्पायर का इलाका टूट गया। वो जो पुराने रईस थे उसने अपने सारे इलाके खो दिए लगभग। अब वो बच गए, जो ऑटोमन साम्राज्य है वो कहाँ बच गया, तो बस यही टर्की बच गया, इतना ही, क्योंकि ये सारा भूभाग भी उनके हाथ से निकल गया। अब ये ईस्टर्न यूरोप में एक देश टर्की बच गया। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। तो इससे आपको अभी जो रिसेप तय्यिप एर्दोआन है, जो तुर्की का प्रेसिडेंट है, वहाँ का एक तरह से समझे तो प्रेसिडेंट कम डिक्टेटर भी है, और फिर एक बार इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को भी समर्थन कर रहा। उसमें थोड़ा आप अतीत में जाएंगे तो आपको एक नाम मिलेगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहले तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने तुर्की को समाप्ति करना चाहा था, थैंक्स टू मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने इनके अगेंस्ट में गन उठा लिया, कहा कि नहीं हम फिर वॉर करेंगे, और जो साजिश आप लोग रच रहे हो वो साजिश नहीं चलने देंगे, आपको हम तुर्की को तोड़ने नहीं देंगे। तो इन लोगों को पीछे हट जाना पड़ा, इन देशों को। खैर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में पश्चिम एशिया तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में निकल गया, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा उसको रोक भी नहीं पाया, क्योंकि वो क्षेत्र तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य ही निकला हुआ था। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सोचा कि अब टर्की का जो बचा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हम अब पश्चिमीकरण कर देते हैं। उसने अपना सारा इस्लामिक कनेक्शन छोड़ दिया। यही समझिए कि आज जो हाजिया सोफिया मॉस्क है, उसको उसने इंटरनेशनल म्यूजियम में बदल दिया था। फिर उसको दोबारा एर्दोआन ने हाजिया सोफिया मॉस्क बनाया है। तो इतना ज़्यादा वो इस्लाम के सारे कनेक्शन को, उसने स्क्रिप्ट बदल दिया, उसने लैंग्वेज दूसरा अपना लिया, उसने फ्राइडे की जगह संडे को छुट्टी घोषित कर दी, उसने अपने शहरों का नाम बदल दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतुनिया है, दैट वाज हैविंग एन इस्लामिक कनेक्शन, सो ही हैज़ गिवन अ न्यू नेम टू कॉन्स्टेंटिनोपल, अ न्यू नेम वाज इस्तांबुल। तो इतना सारा उसने तैयारी की और इस तरह से उसने उसका पश्चिमीकरण किया। उसको उम्मीद थी कि हम भी उन्हीं पश्चिमी नेशन में घुस जाएंगे और हमारा टर्की एक मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री होगा। वही उसका सपना था। अब उस सपना का क्या हुआ, अब इसको यहाँ छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें मैंने बताई। एक, ऑटोमन साम्राज्य टूट गया, अब मॉडर्न यूरोपियन टर्की होने का एक छोटा सा टर्की स्वप्न देखने लगा। वही टर्की उसका केंद्र था। अब वो ऑटोमन साम्राज्य नहीं रह गया, अब हो गया वो तुर्की। दूसरा कि पश्चिम एशिया
कि जो अरब क्षेत्र के जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए तुर्की से, स्वप्न देख रहे थे एक राष्ट्र बनाने का, लेकिन उनका बंदरबांट हो गया, उनमें पश्चिमी शक्तियां घुस गई। और तीसरा इजराइल का गठन हो गया, जो पश्चिम एशिया के लिए एक ब्लीडिंग वुंड बन गया, और पैलेस्टाइन और जो इजराइल कन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो यहाँ तक का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझ लेना था। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि हम लोग किस दिशा में जाएंगे। अब चलिए, अब इनको तो उपनिवेश बना लिया मैंडेट प्रणाली के तहत, कहने के लिए मैंडेट प्रणाली थी, लेकिन उस पर तो ब्रिटेन और फ्रांस कब्जा करके बैठ गए। खैर चलिए, जब 2 वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस 2 वर्ल्ड वॉर के बीच पहले धीरे धीरे कुछ कुछ देश स्वतंत्रता की बात करने लगे। जैसे अब देखिए इराक है, तो इराक का शासक बना फैसल। तो इराक का शासक फैसल बना, लेकिन फैसल को कहीं ना कहीं, वही हुसैन का पुत्र, तो कहीं ना कहीं उसको ब्रिटेन के बहुत ज्यादा निरीक्षण में काम करना पड़ता था। वो बहुत स्वाभिमानी था, उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया, और उसने इसको बिल्कुल से उसको एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की, और इसी क्रम में उसने उसको इंडिपेंडेंट बना लिया। और 1932 में कम से कम इराक स्वतंत्र हो गया। बाकी तो पश्चिमी शक्तियां पेट्रोल के लिए वहां पर तो अपना मौजूदगी कोई ना कोई रूप में बनाए रखेंगे, लेकिन कम से कम उनका जो शासन है उसे वो फ्री हो गया। उसी तरह से 1932 में ही एक, जिसको आप अभी सऊदी अरेबिया कहते हो, पहले वो हिजाज था, वहां पर एक नेता का उद्भव हुआ इब्न सऊद, और फिर आप देखेंगे कि देखते देखते ये जो हिजाज है वो सऊदी अरेबिया बन गया। अब चलिए, ब्रिटेन तो धीरे धीरे अपना हाथ खींच रहा था, क्योंकि ब्रिटेन इस मामले में थोड़ा सा लिबरल था। फ्रांस तो बहुत बड़ा हार्डलाइनर था, वो अपना उपनिवेश नहीं छोड़ना चाहता था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राष्ट्रवाद की लहर चारों तरफ चली, वही लहर सीरिया और लेबनान में भी चल गई। अब ये सीरिया ग्रेटर सीरिया नहीं है, अब ये कौन सा सीरिया है उसको देखिए। अब ये जो सीरिया है वह है ये सीरिया। जैसे ये तो पहले ग्रेटर सीरिया था, यहाँ से तो देखिए इराक निकल गया, यहाँ से फिलिस्तीनी लेबनान निकल गया, यहाँ से फिलिस्तीनी इजराइल निकल गया, यहाँ से देखिए जॉर्डन है दक्षिण में, वो निकल गया। तो अब ये इतना ही सीरिया है। ये सीरिया भी स्वतंत्रता की मांग करने लगा, और उनकी ना इच्छा होने के बावजूद भी 1945 में सीरिया और लेबनान दोनों स्वतंत्र हो गए। अब ये सब स्वतंत्र हो गए, लेकिन कहने के लिए तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमेशा इनके सामने एक डर बना हुआ था। और जब पेट्रोलियम निकल चुका था तो पश्चिमी शक्तियां आसानी से इस भूभाग को नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि सारे अरब देश उतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि जिनके पास पेट्रोलियम भंडार हो। जैसे इजिप्ट के पास, मिस्र के पास पेट्रोलियम भंडार नहीं था। जो इजिप्ट है वो इजिप्ट के पास पेट्रोलियम भंडार नहीं था। सीरिया के पास है, कम है, लेकिन उसमें हैसियत सबसे बड़ी होनी है सऊदी अरेबिया की, उसके बाद हैसियत होनी है इराक की, ईरान की, फिर इराक की। तो ये सब पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन थे। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम कर रही थी। जैसे सऊदी अरेबिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, और आरामको कंपनी जो अब उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, अब सऊदी अरेबिया की कंपनी है। ब्रिटेन में एंग्लो ईरानी कंपनी काम कर रही थी, ईरान में, उसकी अपनी एक अलग कहानी है, वो ब्रिटेन की कंपनी थी। एक जर्मनी तुर्की की ज्वाइंट कंपनी काम कर रही थी इराक में। तो इस तरह से सब अपने अपने पेट्रोलियम निकाल रहे थे उसके। तो मौजूदगी तो उनकी बनी हुई थी, कहने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र तो तब भी नहीं थे। तो उसी में क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप यहां पर देखिए, अरब क्षेत्र 3 टर्म आता है, और तीनों टर्म, और आप कह सकते हैं कि यहां पर 3 विचारधारा आपस में टकराएगी। एक विचारधारा होगी जिसका नाम होगा अरब राष्ट्रवाद, यानी अरब नेशनलिज्म, और दूसरी विचारधारा होगी वो होगी इस्लामी अवाम। तो देखो, अब इस्लाम तो एक समझ सकते हो कि वो एक विश्व धर्म की पहचान रखता है। वो तो मानकर चलता है कि दुनिया में जितना भी दरुल हर्ब है उसको दरुल इस्लाम बनाना है, तो पूरे दुनिया के मुसलमानों को अपना अवाम मानता है। तो एक पहचान है अरब राष्ट्रवाद की,
दूसरी पहचान है इस्लामी अवाम की, जिसको इस्लामी, जिसको मुस्लिम मिल्लत भी आप कह सकते हैं। और तीसरी पहचान है जनजातीय पहचान की, चूंकि ये ट्राइबल रीजन है, सो दैट इज द ट्राइबल आइडेंटिटी। एक अलग तीसरी है जनजातीय पहचान। अब ये तीन पहचानों के बीच यहां टकराहट होगी। चूंकि पश्चिमी शक्तियों को अपना पेट्रोलियम भंडार पर नियंत्रण बनाए रखना है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है। ये देखिए, पहले पूरा ब्रिटेन का इलाका था, अमेरिका केवल सऊदी अरेबिया में घुसा था, बाकी क्षेत्र में ब्रिटेन ही था। और आपको तो विश्व इतिहास में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक समय था कि दुनिया का सुपर पावर कौन था, तो ब्रिटेन था। दुनिया का सुपर पावर ब्रिटेन था। यूएसए तो बाद में रिप्लेस किया है उसको, बट सुपर पावर ब्रिटेन था। इट वॉज द केस। और ब्रिटेन ने पूरे पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए हुए था। तो इस तरह से ब्रिटेन का था, और उधर अमेरिका सऊदी अरेबिया में घुसा हुआ था। तो अब इन लोगों का स्वार्थ यह था कि हमारी पिट्ठू सरकार बने। तो पिट्ठू सरकार में इन्होंने कहीं कहीं अपने राजतंत्र को स्थापित किया। जैसे अब सऊदी अरेबिया का मोनार्की है, तो सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की, वहाँ का राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र अमेरिका के प्रभाव में था। उसी तरह इराक में इराक में पहले नहीं बनी, मतलब वो अलग हो गया बाद में। पहले वहाँ पर भी एक मोनार्की बनाई गई, एक मोनार्की बनाई गई लीबिया में भी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कुछ देशों में तो दो तरह की सरकारें आपको अरब क्षेत्र में मिलेगी। यानी ये अरब क्षेत्र तो मैंने केवल यह कहा है, अगर पूरा अरब क्षेत्र में आपको दिखाऊं तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की सरकारें आपको मिलेंगी। एक तरह की सरकार है जिसको आप कह लें कि वो है मोनार्की, और दूसरी तरह की सरकार है उनको कह ले रिपब्लिक। अब रिपब्लिक सबसे, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहने के लिए रिपब्लिक है। मोनार्की तो एक, मोनार्क का तो मतलब वो राजतंत्र है जो वंशानुगत तौर पर चले आ रहे हैं। और रिपब्लिक में कौन थे पता है? रिपब्लिक में थे वैसे मिलिट्री डिक्टेटर जिन्होंने तख्ता पलट करके शासन पर कब्जा किया हुआ था, और वो अपने आप को सेकुलर कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम प्रगतिशील हैं, और हमारा दृष्टिकोण समाजवादी है। तो इसलिए अब उन्होंने अपना नाम रिपब्लिक कर रखा था। अब जैसे आप उदाहरण देखिए मिस्र, तो मिस्र में पहले मोनार्की थी, वहां पर सैनिक तख्ता पलट हुआ। तो पहले एक मोहम्मद नगीब करके एक सेना अधिकारी ने तख्ता पलट किया, बाद में उनको नजरबंद करके और कर्नल नासिर ने वहां पर कब्जा कर लिया। और कर्नल नासिर इराक को रिपब्लिक कहते थे। और वही समय है कि अरब क्षेत्र में एक बाथ पार्टी का गठन हुआ, बाथ पार्टी, दैट इज कॉल्ड बाथ पार्टी। अभी जो बाथ पार्टी है वो मानती थी कि हमारा उद्देश्य गणतंत्र के विचारों को लागू करना है, हमारा उद्देश्य समाजवाद के विचारों को लागू करना है, और हम कहीं ना कहीं अपनी अरब पहचान को बना के रखेंगे। अब देखिए, अब टकराहट होने लगी दो पहचानों के बीच, क्योंकि जो कर्नल नासिर जिनका उद्भव हुआ वो बड़े महत्वाकांक्षी थे, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थे कि पूरे अरब क्षेत्र का मुखिया मैं बनूंगा। तो उन्होंने एक तुरुप का पत्ता फेंका कि अरब नेशन, हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इतने विभाजित राष्ट्र, चूंकि बहुत तो बने थे और बहुत बन रहे थे, कोई इतना ही नहीं है कि इतने ही पर रुक गए थे, बल्कि धीरे धीरे उन राष्ट्रों की संख्या बढ़ रही थी। जैसे आप यहां पर देखिए, आप कुवैत थी 1961 में निकल कर आ गया, यमन आप देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात देखते हैं, तो धीरे धीरे तो संख्या तो बढ़ ही रही थी। सऊदी अरेबिया जो हिजाज था वो सऊदी अरेबिया बन चुका था। तो मतलब यह है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कर्नल नासिर को लगता था कि हम कद्दावर टाइप के इंसान हैं और पूरे अरब क्षेत्र का मुखिया बन के हम रहेंगे। एक और उपकथा है जिसके अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो घटना शायद आप में से बहुतों को पता हो। आपने स्वेज नहर संकट का नाम सुना होगा। स्वेज नहर संकट में उसकी तो अपनी बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि उसमें तो शीत युद्ध शुरू हो चुका है, कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक तरफ सोवियत रूस है, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट है। हालांकि यहाँ का मुखिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यहाँ का मुखिया है ब्रिटेन, और संयुक्त राज्य अमेरिका उसके साथ समर्थन में खड़ा है।
जो इंजन है वह ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सपोर्टिव इंजन है। अभी वहां का मुखिया वो बना नहीं, लेकिन जो ब्रिटेन है वह ब्रिटेन अपना दबदबा इस क्षेत्र पर बनाए रखना चाहता है। उधर जो सोवियत रशिया है वो भी अपनी पैठ बनाए रखना चाहता है। कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है। तो उसी क्रम में आप देखेंगे जो कर्नल नासिर है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से उलझ गया और मुद्दा था स्वेज नहर। उसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और स्वेज नहर पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन ने उस पर हमला कर दिया। उसी को कहते हैं स्वेज नहर क्राइसिस और घटना है 1956 की। लेकिन बड़े बेआबरू होकर ब्रिटेन को स्वेज नहर से निकलना पड़ा। यूएनओ ने हस्तक्षेप किया और पूरे वर्ल्ड वाइड उसका क्रिटिसिज्म हुआ, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी किनारे खड़ा हो गया और वो फ्रेंडलेस बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, केवल इन्हीं तीनों ने मिलकर हमला किया था। अंत में इनको स्वेज कैनाल खाली करना पड़ा। इससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा और ब्रिटेन की हैसियत तो तभी छोटी हो गई थी जब 1947 में ब्रिटेन ने भारत को आजाद कर दिया था। अब यही माहौल है। तो अब स्वेज कैनाल क्राइसिस के बाद जो कर्नल नासिर है वो और भी कद्दावर नेता बनकर उभरे। उनको लगा कि अब हमारा प्रभाव क्षेत्र है। और जब जिसी समय मिस्र के कर्नल नासिर का प्रभाव बढ़ने लगा तो सीरिया उत्साहित होने लगा और उसी समय सीरिया, वहीं से सीरिया की कहानी अब मिस्र के साथ जुड़ती है, क्योंकि जो सीरिया है, हालांकि मिस्र तो आप समझिए कि सीरिया से बहुत दूर है, मतलब मिस्र तक पहुंचने के लिए सीरिया को बहुत क्षेत्र क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन सीरिया ने मिस्र के साथ मिलाकर ये सोचा, सीरिया जैसे बाथ पार्टी की मिस्र में स्थापना हुई तो सीरिया में भी एक बाथ पार्टी की स्थापना हो गई। दोनों जगह पर बाथ पार्टी थी। याद रखिए, दोनों गणतंत्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देता था, दोनों कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को, और दोनों का बल था अरब राष्ट्र पर। तो इनका कहना था कि देखो भाई, अब पश्चिमी देशों ने बांट दिया है हमारे अरब नेशन को, लेकिन हम अरब नेशन को रिवाइव करेंगे। तो सीरिया ने बार बार कर्नल नासिर के सामने अपनी इच्छा जताई कि ऐसा करते हैं कि हम सीरिया और मिस्र दोनों को मिलाकर एक यूनाइटेड अरब नेशन बना लेते हैं। और वास्तव में इन्होंने 1958 में इन दोनों राष्ट्रों को जोड़ दिया और दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक यूनाइटेड नेशन बनाया। 4 वर्षों तक यह प्रयोग चला, 4 वर्षों तक, क्योंकि बाद में सीरिया ने, अब देखिए, अब एक स्टेट और एक स्टेट के बीच तो मतक होना मुश्किल है। अब भारत में ही देखते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट, साउदर्न स्टेट एक दूसरे के अगेंस्ट में कंप्लेन रखते हैं, जबकि रखना नहीं चाहिए। कई जगहों पर आप देखते हैं बॉर्डर क्लैश स्टेट के बीच हो रहा है। अब 2 नेशन को जोड़ देना तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। तो बाद में जो सीरिया के जो सैनिक अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, वो सिविलियन अथॉरिटी से नाराज हो गए कि ये क्या पंगा आपने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि वो ऐसा महसूस करते थे कि भाई इसमें इजिप्ट का दबदबा सीरिया के ऊपर बढ़ रहा है। खैर चलिए, 4 वर्षों में ये टूट गया, ये हमारे विचार का विषय नहीं है। 4 वर्षों में टूट गया और इसी बीच सीरिया में एक के बाद दूसरा मिलिट्री कू आता रहा, माने एक के बाद दूसरा तख्ता पलट होता रहा। टोटल सीरिया के इतिहास में 11 तख्ता पलट हुई। अब इसी उठापटक की स्थिति में आप देखेंगे कि 1962 तक एक सैनिक अधिकारी था, सैनिक ऑफिसर, जो एक हायर सैनिक ऑफिसर था और इसका नाम था हाफिज उल बसर। यह हाफिज उल बसर का उद्भव हुआ। इसको आप पहचान लीजिए, क्योंकि जो बसर उल असद अभी सीरिया छोड़कर भागा है, हाफिज उल जो बसद है, हाफिज उल असद है, वो उसी का पिता है, तो उसी का फादर है। वो मिलिट्री ऑफिसर है हायर। 1962 में वो एक बहुत हायर पोस्ट पर था और 1967 तक वो बन गया डिफेंस मिनिस्टर और बाथ पार्टी का नेता बन गया। वो बाथ पार्टी का नेता था और बाथ पार्टी के नेता के रूप में बन गया डिफेंस मिनिस्टर। नाउ ही वाज ए डिफेंस मिनिस्टर। अब एक घटना हुई, फिर अब कहेंगे भाई कितनी घटना बताएंगे। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और कम से कम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क को समझने का प्रयत्न करिएगा। वैसे जब वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव को आप मिला दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब जो 1967 में क्या हुआ कि यहाँ पर 1967 में एक घटना हुई। वो घटना ये हुई कि उधर कर्नल नासिर तो थोड़ा एग्रेसिव और तैयार था ही, और कर्नल नासिर को कहीं ना कहीं इच्छा थी कि हम अरब क्षेत्र का मुखिया बने, और उसने अरब राष्ट्रवाद पर बल दिया, और सीरिया भी अरब राष्ट्रवाद के मामले में उसके साथ खड़ा हो गया। अब सऊदी अरेबिया, देखिए मेंटली अलर्ट हैं आप लोग। अब क्या देखिए, सऊदी अरेबिया की स्थिति क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, अब जो भी कहें तो मिस्र एक बहुत उच्च हैसियत वाला अब तक रहा था। सऊदी अरेबिया के गठन होने के बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के पास पेट्रो डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया, तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी ऊंचा बढ़ गया। तो सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि यार ये कर्नल नासिर मिस्र का कैसे नेता बन जाएगा और मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसको लगा कि कर्नल नासिर के अरब राष्ट्रवाद से काउंटर करने का यही तरीका होगा कि हम बदले में कहीं ना कहीं इस्लामी पहचान पर बल दें, इस्लामी मिल्लत पर बल दें, मुस्लिम मिल्लत पर बल दें और इस्लामी अवाम पर बल दें। तो उसने कर्नल नासिर को इस्लामिक मिल्लत या इस्लामी अवाम के आधार पर काउंटर करने की कोशिश की कि पूरा अरब क्षेत्र की इस्लामी पहचान होगी। जो अरब राष्ट्र वाले थे, जो मानते थे कि नहीं अरब को की पहचान, तो आप कहिए क्या अरब में मुस्लिम पहचान नहीं है? अरब में केवल मुस्लिम पहचान नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, अरब में केवल मुस्लिम पहचान नहीं है। अरब में जो अरब राष्ट्रवाद के पोषक थे उनका यह कहना था कि अरे अरब राष्ट्र की भावना तो तब आई थी जब प्रॉफिट मोहम्मद नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद से भी पहले आई थी और मोसेस से भी पहले आई थी, जिसको मूसा बोलते हैं, जो यहूदी के हैं, तो उससे भी पहले आई थी। तो जो अरब राष्ट्र की जो अवधारणा है वो पहले है, वो कहते हैं। और तीसरी चौथी सदी तक ये जड़ जमाने लगा था। और मैं आपको बताऊं कि अरब नेशनलिज्म को केवल मुस्लिम ही या अरब समर्थन नहीं कर रहे थे, जो उस क्षेत्र के क्रिश्चियन थे वो भी समर्थन कर रहे थे। तो अरब राष्ट्रवाद को काउंटर करने का तरीका सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लिया, तो उधर सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बल देना शुरू किया। और इधर जो मिस्र है, सीरिया है, बाद में जब तख्ता पलट के बाद जब मिलिट्री अधिकारी सद्दाम हुसैन का उद्भव हुआ, सद्दाम हुसैन जिसका नाम आपने सुना होगा, तो सद्दाम हुसैन भी मिलिट्री अधिकारी था। उसने भी बाथ पार्टी की स्थापना की और बाथ पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। और सद्दाम हुसैन भी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म पर ही बल दिया। तो इस तरह से, और सीरिया है वो भी अरब राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म और समाजवाद पर बल दे रहा था। और उसी क्रम में हाफिज उल असद का उद्भव हुआ। अब देखिए सीरिया की स्थिति क्या है। सीरिया में 73% सुन्नी थे, 73% सुन्नी, शिया सुन्नी का विभाजन तो जानते हो, और 13% जिसको अभी आप 13 से 15%, कहीं आपको 15% डेटा मिलता है, कहीं 13%। जैसे आप बशर उल असद के बारे में न्यूज़पेपर में सुन रखा होगा या समाचार पत्र के बाकी जगहों पर भी कि वो अलवाइट्स था। तो आपको जिज्ञासा होगी भाई ये अलवाइट क्या होता है। तो अलवाइट एक ग्रुप है जो शिया के अंतर्गत ही माना जाता है। हालांकि उसके कुछ व्यवहार हैं, कुछ ऐसे उसके कस्टम्स हैं जो शिया से मिलते हैं, कुछ सुन्नी से मिलते हैं। लेकिन हाफिज उल असद ने अपनी पहचान अलवाइट्स ग्रुप की पहचान शिया से की। तो चूंकि अलवाइट्स अपने आप को शिया से पहचान करता है, इसलिए उसकी ईरान से निकटता स्वाभाविक थी। और शुरू में चूंकि अरब राष्ट्रवाद पर बल देता था और वो कहीं ना कहीं मिस्र के साथ था, तो सऊदी अरेबिया से उसकी दूरी थी। यही पॉलिटिक्स था। और अब इसी स्थिति में 1967 में मिस्र ने सोचा कि अब अरब क्षेत्र का लीडरशिप लेने का एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं हम इजराइल को मात दें और फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दिलाएं। इसी मुद्दे पर उसने क्या किया, हालांकि थोड़ा वो हिचकिचा रहा था, लेकिन इसी मुद्दे पर उसने सीरिया के साथ मिलकर, और मिस्र और सीरिया वही जगह, वही समय है मिस्र और सीरिया, जॉर्डन भी उसमें शामिल हो गया था, और उसने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने इनको पराजित कर दिया। और पराजित करके आप लोग बार बार न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत क्षेत्रों, बहुत लोगों से बहुत क्षेत्र छीना है। जैसे देखिए
जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सीरिया से इसने छीन लिया, ये देखिए गोलन हाइट्स, यही जो गोलन हाइट्स की जो चर्चा होती है, उसके बाद सबका अलग अलग है। मिस्र से छीन लिया था उसका सिनाई प्रायद्वीप और गाजा। तो खैर सिनाई प्रायद्वीप तो फिर वापस हो गया मिस्र को, क्योंकि मिस्र का एक जो प्रेसिडेंट या मिलिट्री डिक्टेटर करिए जो बाद में कर्नल नासिर के बाद आया, उसका नाम था अनवर सादात। तो अनवर सादात ने मिस्र के साथ समझौता करके, जिसको कैंप डेविड समझौता कहते हैं, सॉरी, उसने इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौता करके इजराइल को मान्यता दे दी थी, इसलिए उसका सिनाई प्रायद्वीप लौटा दिया गया। लेकिन गाजा अभी भी आप जानते हैं कि बात में गाजा फिलिस्तीनी को मिला था, लेकिन वो गाजा पर तो अभी इजराइल ने जो कर रखा है, और वही गाजा पर हमास, तो गाजा का इतिहास कहीं ना कहीं मिस्र से ही शुरू होता है। ये जो गोलन हाइट्स है सीरिया का, इस पर इसने कब्जा जमा के बैठा हुआ है। आजकल आप देखते होंगे कि गोलन हाइट्स काफी चर्चा में है, मीडिया भी इसको लेके काफी उछाल रही है, क्योंकि यह क्षेत्र है जहां पर कुछ कुछ अंगूर का, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन भी होता है, और प्लस यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है, और उस क्षेत्र में वाटर की कमी है, तो इजराइल के लिए गोलन हाइट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बार आप देखेंगे कि गोलन हाइट्स पर ही दूसरी बात है कि देखिए, ये आप देख रहे हैं सीरिया और ये देख रहे हैं लेबनान, ये लेबनान है, ये सीरिया है, और ये इजराइल है, ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन से उसने छीन लिया पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक, तो इसे पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक छीन लिया, इसे गोलन हाइट्स सीरिया से छीन लिया, और उधर मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा छीन लिया। इससे इजराइल को काफी सफलता मिली। और कर्नल नासिर, जैसे आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और जो मार्शल टीटो युगोस्लाविया के थे, ये तीनों आपस में परस्पर मित्र थे और तीनों ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया था। लेकिन शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो हुआ कैरियर के लास्ट में, उसे भी बदतर स्थिति हो गई कर्नल नासिर को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना से हार गए, और चाइना से हार गए तो उनका भी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी उसको धक्का भी लगा, और प्लस सदा के लिए उनकी इमेज पर और उनकी फॉरेन पॉलिसी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तो कर्नल नासिर अपने आप को कद्दावर नेता समझता था, और जब वो इजराइल से हार गया और इजराइल ने जब टफ टर्म्स उस पर देना शुरू कर दिया और 1970 तक कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, तो 1970 में उसी हादसे में कर्नल नासिर मर गया। और कर्नल नासिर के डेथ के बाद और तब वही मिस्र में उसका उत्तराधिकारी हुआ था, जिसका नाम था अनवर सादात। और वही अनवर सादात ने इजराइल के साथ, जैसे देखिए, बस कोई भी अरब क्षेत्र तो इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अरब क्षेत्र और पहला अरब नेशन जिसने इजराइल को मान्यता दी, तो मिस्र था, क्योंकि उस समय अमेरिका की, यूएसए था, वो तो हमेशा चाहता था कि हम इजराइल को प्रोटेक्ट करें, लेकिन जो यूएसए ने कहीं ना कहीं इजराइल को प्रोटेक्शन दे रखा था, परंतु इजराइल को फिर भी अरब देशों से मान्यता नहीं मिली थी। 67 में एक वॉर हुआ, फिर सीरिया और मिस्र ने मिलकर 1973 में भी एक बार ट्राई किया कि हम इस क्षेत्र को वापस ले ले, तो उसको यौम किपुर का वॉर कहते हैं। उसने फिर इजराइल पर हमला किया, फिर दोनों हार गए। तो मतलब कुल मिलाकर उनको लगा कि हम युद्ध से नहीं जीत सकते, तो अनवर सादात ने अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ एक पृथक समझौता कर लिया। कैंप डेविड एग्रीमेंट का नाम आपने सुना होगा, और उसके तहत अब उसको सिनाई प्रायद्वीप वापस मिल गया, और बदले में उसको इजराइल को मान्यता देनी पड़ी। लेकिन जब उसने इजराइल को मान्यता दी, तो उसके अपने देश के जो कुछ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो इतने गर्म हो गए इस घटना से, और अनवर सादात से इतना नाराज हो गए कि 1981 में उन्होंने अनवर सादात की हत्या कर दी। तो जब अनवर सादात की उन्होंने हत्या कर दी, तो आफ्टर द डेथ ऑफ अनवर सादात फिर उसका उत्तराधिकारी वही मिलिट्री तानाशाह हुआ था, जिसका नाम होस्नी मुबारक था। और ये होस्नी मुबारक अरब बसंत में गया, मतलब 1981 से ये होस्नी मुबारक ही चला आ रहा था। खैर चलिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से वन बाय वन, लेकिन हम आपसे चर्चा करेंगे। उसी तरह से लीबिया में कर्नल गद्दाफी स्थापित हो गया था।
और ये सब मिलिट्री डिक्टेटर इतने लंबे समय तक रहते थे कि मैं एक दिलचस्प कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक लड़की, मतलब एक इंटेलेक्चुअल ने लिखा, बुद्धिजीवी ने, कि देखिए हम जब क्लास 6 में पढ़ते थे तो टीचर हमसे पूछते थे कि अच्छा लीबिया का हेड कौन है, क्योंकि 69 में ही कर्नल गद्दाफी आ गया था और कर्नल गद्दाफी गया 2011 में। तो उसने कहा कि जब हमसे सवाल करते थे टीचर कि अच्छा लीबिया का प्रधान कौन है, हु इज द हेड ऑफ लीबिया, तो हम लोग हैंड रेज करते थे क्लास में अपने को अव्वल करार देने के लिए और कहते थे कर्नल गद्दाफी। और आज मैं रिसर्च का पेपर लिख रहा हूं अपना, और आज भी मैं जो वेस्ट एशिया पर रिसर्च का पेपर लिख रहा हूं तो लीबिया के हेड के रूप में उसी कर्नल गद्दाफी का नाम लिख रहा हूं। तो इतने लॉन्ग लास्टिंग ये डिक्टेटर लोग होते थे। तो खैर चलिए, तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये घटना हुई। इस बीच एक और पेज है जो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, केवल एक चीज बता दूंगा कि मैंने अभी अभी आपको कहा है कि पूरा इलाका ब्रिटेन का हुआ करता था और उसमें ब्रिटेन का वर्चस्व था, दैट इज कॉल्ड हेजेमनी। लेकिन क्या हुआ कि एक तो स्वेज कैनाल में बहुत उसकी बेइज्जती हो गई ब्रिटेन की, मतलब ही वाज ह्यूमिलिएटेड, कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड, और उसको निकलना पड़ा, पूरी दुनिया ने उसकी आलोचना कर दी। तो ब्रिटेन, अच्छा अब पावर तो उसका डाउन हो ही चुका था, डिक्लाइन हो ही चुका था, इंडिया जैसा सोने की चिड़िया उसके हाथ से निकल चुका था और कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ब्रिटेन को अब वेस्ट एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और देखिए अब यूएसए क्या चाहता था कि हम अरब क्षेत्र से लाभ भी लें, पेट्रोलियम भी सऊदी अरेबिया का खोदते रहें, उससे फायदा भी उठाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम ना लें, ब्रिटेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और कोल्ड वॉर में वही मुखिया का काम कर रहा और सोवियत रशिया के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की कोशिश कर रहा, तो ब्रिटेन ही आगे बढ़ता रहे, इसमें अपना कोई विशेष रोल ना रहे। यूएसए यही सोचता था। तब तक क्या हुआ कि हैरोल्ड मैकमिलन एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, 1967 में उसने घोषित कर दिया कि देखिए आगामी 1971 तक स्वेज कैनाल से पूरब, जो स्वेज नहर है उससे पूरब जो भी अरब क्षेत्र है हम उससे बाहर निकल रहे। मतलब उसने 67 में जब ये घोषणा की कि 71 तक मैं बाहर हूं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा कि अरे ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले रहा है, तो अब तो हमारे मत्थे गिरेगी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, और हमें कहीं ना कहीं सोवियत रशिया के जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, उसे काउंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है और सबकी गिद्ध दृष्टि इस पर है, ग्रीडी ग्लैंस। सोवियत रशिया का भी ग्रीडी ग्लैंस है, और सोवियत रशिया कहीं अपनी गिद्ध दृष्टि इस पर डाला और सोवियत रशिया इसमें अगर पेनिट्रेट कर गया तो फिर अपना क्या होगा। तो हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा तो पैसे खर्च होंगे, डॉलर खर्च करने होंगे। तो उसमें ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इतना अपसेट हो गया था कि अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी था इतना वो डिस्टर्ब हो गया था कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था जॉर्ज ब्राउन, उसी ने ये घोषणा की थी। घोषणा तो खैर हैरोल्ड मैकमिलन ने की थी, लेकिन जॉर्ज ब्राउन ने उसको ऑफिशियली प्रकाशित किया था। तो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी इतना डिस्टर्ब हुआ इस घोषणा से, उसको लगा कि भाई ये तो बीच में छोड़कर जा रहा है, तो कहा बी ब्रिटिश जॉर्ज, बी ब्रिटिश, डोंट बेट्रे अस। मतलब जॉर्ज ब्रिटिश बनो और ब्रिटिश की तरह व्यवहार करो, इस तरह धोखा देकर मत निकलो। लेकिन ब्रिटेन की तो हैसियत थी नहीं वहां रुकने की, ब्रिटेन निकल गया। तो 1971 के बाद अब सोवियत रशिया को काउंटर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें घुस गया, और आइजनहावर ने पहले आइजनहावर डॉक्ट्रिन दे ही रखी थी, और तब यूएसए ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब ब्रिटेन का इलाका समाप्त और यूएसए का इलाका। तो इतिहास का यह परिप्रेक्ष्य तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे आपको ले चलते हैं। अब उधर सीरिया में आप जान ही रहे हैं कि हाफिज आ चुके हैं, हाफिज अल बसद। और हाफिज, अब इधर तो मैंने आपको कर्नल नासिर के बारे में बता दिया कि उनका भविष्य का क्या हुआ। अब हाफिज उल बसद का क्या हुआ, तो हाफिज उल बसद की तो तरक्की होती ही रही। अब पूरे अलवाइड्स की संख्या वहां मात्र 13% से कहीं 15% डेटा मिलेगा, कहीं 13%, ये अपने आप को सिया बोलता था, और 73% उस सीरिया में सुन्नी थे। लेकिन इधर क्या किया, बहुत चालाकी से हाफिज
उल असद ने बाथ पार्टी पर कब्जा बना लिया और बाथ पार्टी का वो मुखिया बन गया और फिर उसने धीरे से पहले डिफेंस मिनिस्टर बना। हालांकि इजराइल से धक्का लगा था, बावजूद इसके वो धीरे धीरे अपने पद में आगे बढ़ के 1971 तक वो प्रेसिडेंट बनकर बैठ गया। मिलिट्री ऑफिसर तो था ही, प्रेसिडेंट बनकर बैठ गया। तो 1971 में सीरिया का बागडोर पूरी तरह से अलवाइट्स का मुखिया हाफिज उल असद के हाथ में आ गया और एक छोटी सी जो कोठरी थी, एक छोटा सा उसका कैकस था, उसने इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक सभी चीजों पर कब्जा बना के रख लिया एंड ही बिकेम द वर्चुअल डिक्टेटर। अब समझिए 73% सुन्नी के देश में 13% शिया अलवाइट्स अल्पसंख्यक ने अपना शासन बनाए रखा। और यह बात आप समझ सकते हैं कि क्यों ईरान का समर्थन इसे मिलेगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका इसे क्यों नहीं चाहेगा, सोवियत रशिया इसे क्यों पसंद करेगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका तो सऊदी अरेबिया का समर्थन कर रहा था और सऊदी अरेबिया इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात कर रहा था। अब सऊदी अरेबिया बदल चुका है, उसकी भी अपनी एक कहानी है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव क्यों आया, लेकिन उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी अगर सब स्टोरी बता दूंगा तो आप उलझ जाएंगे। लेकिन तब जो सऊदी अरेबिया था वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो हाफिज उल असद को डर यह था कि भाई हमारी मजबूरी है सेकुलरिज्म। वो तो सेकुलरिज्म की पॉलिसी को लेकर चल रहा था, क्योंकि जहां धर्माधिकारी यहां पहुंच गए और जहां रिलीजन का मुद्दा उठा तब हम ठहरे अल्पसंख्यक, फिर हमारी शिया पहचान हो जाएगी और सुन्नी लोग भड़क उठेंगे। और उसी समय एक मैं आपको बताऊं कि पूरे अरब क्षेत्र में जिसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं उससे जुड़े हुए दो गुट हैं। एक गुट कहता है सलाफी, दूसरा है बहावी। एक तरह से समझिए तो सलाफी का जन्म हुआ था इजिप्ट में। हालांकि इजिप्ट खुद सेकुलर पॉलिसी अपनाया, सलाफियों का दमन किया, और बहावियों का उद्भव हुआ था सऊदी अरेबिया में, शेख अब्दुल बहाव। और ये दोनों जो संगठन, ये दोनों संगठन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फ्यूल देता रहा है और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी संगठन भी जो पनपते रहे वो इनके द्वारा प्रभावित रहे। तो उसी में जो आप देखते हो कि जो जो एक आपने नाम सुना होगा मुस्लिम ब्रदरहुड, या आप मीडिया में भी आप चर्चा सुनते होंगे या आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो कहीं ना कहीं सलाफी विचार से प्रभावित है, वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर बल देता है। तो वैसा ही एक संगठन सीरिया में काम कर रहा था। और अगर सीरिया का मैं पूरा स्टेट्स अभी तो काफी चर्चा में है, आप लोग भी काफी इसके बारे में सुने होंगे। जैसे देखिए, अब ये है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है अलेप्पो। ये जो आप देख रहे हैं ये रक्का है, इस जगह पर ये डेर जोर है, ये पालमीरा है, सीरिया है, यहाँ पर हमा है, यहाँ पर होम्स है। तो ये होम्स में वो एक मतलब लगभग एक बहुत सारा एक ग्रुप था, हजारों लोगों का, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को मानता था। उसका बड़ा ही हाफिज अल असद एक डिक्टेटर की तरह उग्र दमन कर दिया। उनके विरुद्ध केमिकल वेपन्स चलाए, रासायनिक हथियार, और उन सबको मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं कि हाफिज उल असद वो सेकुलरिज्म के नाम पर अपना पर्सनल डिक्टेटरशिप चलाता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सीरिया पर शासन ही नहीं कर पाता, उसकी मजबूरी भी थी। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो सीरिया है वो अपने ढंग से शासित हो रहा है। और तो क्या, चलिए तो हम आपको दिखा रहे हैं सीरिया के ऊपर। अब हाफिज उल असद वहां पर शासन कर रहा था और सीरिया पर उसकी पूरी गिरफ्त बनी हुई थी। और उसका जो कैकस है, उसका फैमिली कैकस है, वो बहुत छोटा सा था और वो पूरी इकोनॉमी से लेकर डिफेंस पर कहीं ना कहीं भाई बैठा हुआ है, कहीं उसका दामाद बैठा हुआ है। और वो अपने बड़े बेटे को तैयार कर रहा था शासन के लिए, भविष्य में उसी को शासन देना चाहता था। लेकिन हुआ ऐसी एक दुर्घटना उसके साथ ये हो गई कि 1994 में उसके बड़े बेटे का अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गया।
तो जिसको आप बशर उल असद कहते हो, ये तो बड़ा स्मार्ट टाइप का चैप था, ये तो डॉक्टर था बेसिकली, ये लंदन में प्रैक्टिस करता था, आंखों का डॉक्टर था, और वहीं पर एक विलायती मेम से इसने विवाह भी कर रखा था जो अभी भी इसका वाइफ है। लेकिन जब 94 में इसके बड़े भाई का डेथ हुआ तो हाफिज उल असद ने उसको इमरजेंसी में बुलाया कि अब आ जाओ अपने देश में, और वो आया तो बड़ा स्मार्ट टाइप का सूट, अभी भी देखोगे कि बशर उल असद सूट वगैरह पहना हुआ क्लीन शेव्ड इंसान है, तो बड़ा ही स्मार्ट, वो अपना वेस्टर्न आउटलुक भी, अपना वेस्टर्न आउटफिट भी रहता था, वेस्टर्न उसका आउटलुक भी था, उसकी पत्नी भी वैसी ही थी, तो इस तरह से करके उसका एक ब्रांड ही अलग था। और वो आया तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड टाइप का था, इस तरह के गवर्नमेंट की चीज़ें, उग्र बातें, इलिबरल बातें, ये सब चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती थी। तो सबसे पहले हाफिज उल असद ने उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाई। तो हाफिज ने उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाई तुरंत, और जल्दी जल्दी प्रमोशन करके उसको आगे बढ़ाया, और बढ़ाकर ताकि अगर हम मर जाएं हमारे बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में सीरिया के लोग उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि हम तो उस स्थिति में है ही नहीं कि इसको सीधा हम गद्दी पर बैठा सके जब तक इसको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। तो पहले काफ़ी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई। फिर क्या हुआ कि 2000 में हाफिज का डेथ हो गया, हाफिज उल असद का डेथ 2000 में हो गया। अब 2000 में इसका डेथ हो गया तो ऑब्वियस है कि अब बशर उल असद उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो गया। तो शुरू में आप अगर आप बशर उल असद को देखते तो आप पहचान नहीं पाते, यह वही बशर उल असद है। मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड लिबरल बातें करता था, वेस्टर्नाइज्ड आउटलुक था, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता था, तो लगता था कि अरे सीरिया का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन वो अपने ब्रदर इन लॉ को देखा कि अरे 60% इकोनॉमी पर इसने कब्जा करके बैठा हुआ है। फिर उसने धीरे धीरे उसको सत्ता की समझ होने लगी, धीरे धीरे उसको पावर का टेस्ट लगने लगा, जिस तरह बाघ के मुख में ह्यूमन ब्लड लग जाता है। और जब ये सब टेस्ट लगने लगा तो अचानक वो लिबरल से इलिबरल हो गया। फिर क्या हुआ कि उसके समय मुस्लिम ब्रदरहुड का और अचानक से डेमोक्रेसी की मांग उठने लगी। तो डेमोक्रेसी की मांग उठने लगी तो हाफिज उल असद तो उग्र था ही, बशर उल असद को भी लगा कि अगर हम अपने पिता वाला रुख अख्तियार नहीं करेंगे तो सीरिया पर शासन नहीं करेंगे। बस आ गया वो फुल फॉर्म में, और उग्र दमन, किसी विद्रोह का उग्र दमन करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू पुट हिज फुट इन हिज फादर्स शू। अब वो अपने पिता के जूते में अपना पैर डाल लिया और वैसा ही डिक्टेटोरियल बिहेवियर करना शुरू कर दिया। अब देखिए अब पावर पॉलिटिक्स क्या है। हाफिज उल असद ने सीरिया को सोवियत रशिया के गुट के निकट लाया था, क्योंकि मजबूरी क्या थी, मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका पैट्रोनाइज करता था, और सऊदी अरेबिया का जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उससे कहीं ना कहीं हाफिज को खतरा था। इसीलिए उसने क्या किया था कि अपने आप को सोवियत रशिया के गुट में रखा था, अमेरिका से उसकी दूरी बढ़ गई थी। क्योंकि वो सोवियत रूस के गुट में था तो जाहिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से उसकी दूरी थी। अब बशर उल असद ने भी वही पॉलिसी अपनाया, प्रो रशियन पॉलिसी अपनाया। हालांकि बशर उल असद के समय तक सोवियत रशिया का विघटन हो गया था, लेकिन हाँ, बशर उल असद ने रूसी गणतंत्र के साथ अपना संबंध बनाए रखा। और बशर उल असद 2000 में जब बना था वहाँ का शासक, उस समय तक व्लादिमीर पुतिन का उद्भव हो चुका था, और व्लादिमीर पुतिन भी कद्दावर टाइप का नेता था। अगर मान लीजिए बोरिस येल्त्सिन होता तब तो कोई भी बाहरी शक्ति उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन पर उनका भरोसा होने लगा था कि व्लादिमीर पुतिन अपने काम का हो सकता है। तो वह कहीं ना कहीं रूस का हाथ पकड़ के चल रहा था। तो जाहिर है कि संयुक्त अमेरिका उससे अच्छा, और रूस के साथ फायदा यह था कि रूस का एकमात्र बेस जो अरब क्षेत्र है, वो अरब क्षेत्र में रूस का पांव जमा हुआ था सीरिया में ही। जैसे देखिए ये आप देख रहे हैं ना, एक पोर्ट है लटाकिया, तो एक लटाकिया एक टार्टुस, ये पोर्ट आप देखिए, ये दोनों भूमध्य सागर में खुलता है, और इन दोनों पर कब्जा रशिया का था। ये रशिया का बेस था, बेस है, अभी भी बेस है, हालांकि रशिया अपने कुछ जहाजों को खाली कर रहा है। तो ये जो लटाकिया और टार्टस है वहां पर रशिया का बेस था। तो अब रूस का भविष्य वहां दिख रहा था कि भाई हमें तो सीरिया ही बेस है, जब तक बशर का फैमिली है, बशर उल असद का फैमिली है, या जब तक असद का फैमिली है तब तक हमको सीरिया में बेस है, नहीं तो सीरिया से हमारा बेस टूट जाएगा। तो
रूस का भी समर्थन जाहिर है कि ऐसी स्थिति में सीरिया के साथ था। अब ईरान को देखिए, क्योंकि अलवाइट्स अपने को शिया कहते थे और ईरान देख रहा था कि भाई चारों तरफ से हम सुन्नी समूह से घिरे हुए हैं, तो हमारा बचाव कौन करेगा? तो शिया। तो ईरान ने जो ट्रेन कर रखा था, वो ईरान की जो पूरी ट्रेनिंग थी, अब देखिए पीछे मुड़कर तो देखिए, अब ईरान की जो पूरी ट्रेनिंग थी वह थी कि भाई हम इन क्षेत्रों को, जैसे देखिए ये है लेबनान, तो लेबनान में हिजबुल्लाह को उसने ट्रेन कर रखा था। इधर आप देखिए यमन में उसने हाउथी विद्रोही को ट्रेन कर रखा था जो सऊदी अरबिया के दक्षिण में था। और इधर इराक में क्या हुआ कि देखिए, जैसे अब ईरान की हैसियत बढ़ाने में यूएसए का अप्रत्यक्ष भूमिका है। हालांकि यूएसए को ईरान से बड़ी दुश्मनी है, उस दुश्मनी की कहानी में नहीं आपको ले जाना चाहूंगा, नहीं तो आप फिर एक दूसरी दिशा में निकल जाएंगे, और हम दूसरी दिशा में आपको ले नहीं जाना चाहते। मैं स्टूडेंट्स में समझ सकता हूं कि ये चीजें इतनी ज्यादा है, लेकिन पूरी समझ डेवलप करने के लिए आवश्यक है तो या तो आप इस वीडियो को एक से अधिक बार सुनिए या फिर पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं वैसे भी कर रहा हूं कि सहज कुछ न कुछ उपकथा इसमें बतानी पड़ेगी। जैसे देखिए, अब ये जो क्षेत्र आप यमन इसको देख रहे हैं या इन क्षेत्रों को देख रहे हैं, उसमें एक चीज आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। वो चीज ये है कि जो ईरान है, तो ईरान की हैसियत को बढ़ाने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद भूमिका निभाई, क्योंकि एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो उभर रहा था अफगानिस्तान में, तो जब अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब्जा करके वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को दबाया, जो सुन्नी फंडामेंटलिज्म को दबाया, उसका सीधा फायदा ईरान को मिल गया। क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि जो ईरान है वो अफगानिस्तान के बगल में। और दूसरा कि यहां पर देखिए, ये इराक है, इराक का शासक था सद्दाम हुसैन। जो काम सीरिया में हाफिज ने किया, हाफिज उल असद ने, वही काम सद्दाम हुसैन ने इराक में किया। अब देखिए, इराक में 60% शिया की जनसंख्या थी, क्योंकि अब देखो 3 ही कंट्री हैं जो जहां पर शिया बहुमत है, जिसमें एक ईरान है, एक इराक है, एक बहरीन है। तो अब इराक में 60% शिया थे, 20% सुन्नी थे और 20%, अब समझ सकते हैं आप, मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो डिवीजन था वो अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है। मैं मानचित्र के आधार पर आपको दिखाता हूं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, एक कुर्दिस्तान एक टर्म आपको मिलेगा। कुर्दिस्तान का मतलब है कुर्द जनसंख्या। अब ये कुर्द जनसंख्या भी इससे जुड़ी हुई है। तो इराक में कुर्द जनसंख्या है, सीरिया में कुर्द जनसंख्या है, तुर्की में कुर्द जनसंख्या है और ईरान में कुर्द है। 4 देशों में कुर्द है। तो इराक में 20% कुर्द थे, 20% सुन्नी थे और 60% शिया थे। लेकिन सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर की तरह उभरा और वह सुन्नी था, 20% सुन्नी के बल पर 60% शिया और 20% कुर्द को दबाए रखा। और जब कुर्द, हमें याद है 1986 में, उसमें हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, जब 1986 में जब कुर्दों ने विद्रोह किया था, तो सद्दाम हुसैन उस पर केमिकल वेपन्स तक, आप कह सकते हैं रासायनिक हथियार तक का अपनी ही जनसंख्या का अगेंस्ट में उसने उपयोग किया था। इसकी आलोचना हुई थी हालांकि, लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा था, यहां तो पार्टी पॉलिटिक्स थी। तो क्या किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब इराक को, एक तरह से आप ये समझ लें कि पहले, अब ईरान की हैसियत छोटी इसलिए हो रही थी कि 1980 और 88 में निरंतर वॉर हुआ था ईरान और इराक के बीच, क्योंकि जब तक वहां पर सद्दाम हुसैन था, तो सद्दाम हुसैन के होने तक आप समझ सकते हो कि अगर ये ईरान है तो यहां पर इराक में ऑलरेडी एक सुन्नी शासक है और बगल में ईरान में शिया है, तो शिया और सुन्नी में तो बन नहीं रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 91 में सद्दाम हुसैन को पराजित किया, उसको प्रथम खाड़ी संकट कहते हैं, और 2003 में उसने सद्दाम हुसैन को निष्कासित कर दिया।
और 2009 में संयुक्त अमेरिका जब इराक को खाली करके जब वापस आया, बराक ओबामा ने उसको विड्रॉ किया वहां इराक से, तो उसने क्या किया कि एक कुर्द स्वायत्त क्षेत्र बना दिया, जैसे कुर्द 20% कुर्द के लिए कुर्द ऑटोनोमस रीजन, और सत्ता सिया के हाथ में सुपुर्द कर दी। सुन्नी बन गए सेकंड क्लास। तो जिस समय इराक में सिया सरकार बनी, ईरान के बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि वह भी सिया, इराक भी सिया। अफगानिस्तान में सुन्नी फंडामेंटलिज्म दब ही गया, तो ईरान की हैसियत तेजी से ऊंची हुई। अब ईरान ने चाहा कि जहां जहां हो सके अपने प्रॉक्सी को खड़ा करे, तो उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा कर लिया। हालांकि यह भी विडंबना है कि गाजा में जो हमास है वो सुन्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान चूंकि उनका प्रोटेक्टर बन गया, उनका गार्जियन बन गया, तो ईरान वहां खड़ा हो गया और ईरान हमास को प्रोटेक्ट करने लगा। और इधर जो हाउथी है वो कहीं ना कहीं सिया कहीं एक ब्रांच अपने आप को मानते हैं, तो हाउथी से उसका यमन में ट्यूनिंग बैठ गया, तो हाउथी उसके प्रॉक्सी बन गए। अब उसने सोचा कि अब हमारा एक बड़ा ही मजबूत स्तंभ बनेगा सीरिया, और सीरिया में वैसे भी आप जानते हो हाफिज उल असद ने अपने आप को अलवाइट सिया घोषित कर ही चुका था, तो उसको एक बहुत फायदा हो गया। अब सीरिया उसके मित्र के रूप में आ गया। अब देखिए यही स्थिति है। अब हम आपको लाते हैं 2014 पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक घटना बता देते हैं। देखिए, एक घटना हुई, आपने नाम सुना होगा अरब वसंत, अरब स्प्रिंग। ये अरब स्प्रिंग घटित कब हुई? तो देखिए, एक्चुअली ये घटना शुरू हुई दिसंबर 2010 से, क्योंकि देखिए अब अरब क्षेत्र में हर जगह तानाशाहों का शासन था, और सारा जितने भी नौकरी के अपॉर्चुनिटीज थे वो सारे के सारे कॉमन पीपुल के लिए बंद ही थे। एक तरह से राज्य के खुराक पर या राज्य के सब्सिडीज पर वो जीते थे। और जितनी भी इकोनॉमी थी, अब समझ सकते हैं आप कि 11 या 12 बिलियन डॉलर की अभी सीरिया की इकोनॉमी है, उसमें 8-9 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर का कार्टेल ही चलाता है अकेला, जिसमें आपको जो बशर उल असद को पाया गया उसके पहले से क्यों ड्रग का कार्टेल चला रहा था। तो अधिकांश तो इकोनॉमी को इन्होंने खुद दबा के बैठा हुआ था। तो कॉमन पीपल के लिए ना तो एम्प्लॉयमेंट है, ना लाइवलीहुड है, ना जीने का साधन है, तो चारों तरफ बेचैनी है। उसी क्रम में क्या हुआ, मामला ट्यूनिशिया नॉर्दर्न अफ्रीका में है, वह अरब क्षेत्र ही। तो ट्यूनिशिया में जैन उल अबिदीन बिन अली करके वहां का डिक्टेटर हुआ करता था। एक डिक्टेटर ही था, पिछले 24 या 22 वर्षों से शासन कर रहा था। वहां जितने भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, सब पर कुछ एक मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था, और कॉमन पीपल बड़े फटेहाली में जी रहे थे। अब एक कोई टेक्निकल एजुकेशन पाया हुआ बंदा था, उसको जॉब नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि आखिर वो सब्जी का वो ठेला चलाना शुरू कर दिया। तो इस सब्जी और फ्रूट्स का वो ठेला लगा रहा था। कई बार वहां का लोकल पुलिस लोगों से हफ्ता लेती थी, तो लोकल पुलिस उसका 2-3 बार ठेले छीन लिए, फिर दोबारा लगाता था। बेचारा क्या करता, लाइवलीहुड, जॉब तो है नहीं। उसका नाम था मोहम्मद बुआजेजी। तो मोहम्मद बुआजेजी करके था, वो कोई एक जनजाति से जुड़ा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि पुलिस आई और उसके ठेले को छीना ही नहीं। ये घटना है दिसंबर 2010 की। उसको ठेले को छीना, और कुछ इसमें बातचीत ऐसी हुई कि महिला पुलिस थी, महिला पुलिस ने उसको तमाचा दे मारा, उसको स्लैप कर दिया। अब वह उसकी मां ने बाद में बताया कि भाई हम लोग जिस ट्राइब से जुड़े हुए उसमें एक तरह की पैट्रियार्की है, पितृसत्तावाद है। उसमें महिला के हाथ से जो मार खाया, उससे उसके स्वाभिमान को इतनी चोट लगी कि उसने लोकल गवर्नर के ऑफिस के सामने जाकर सेल्फ इमोलेशन कर लिया, आत्मदाह कर लिया। जब वो आत्मदाह किया और उसकी माता ने जब ये बात बयान पत्रकार को दिया, तो आसपास 1000 लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। फिर प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। गवर्नमेंट तुरंत सतर्क हो गई और उन्होंने सरकारी मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी लगाकर इस न्यूज को सेंसर कर दिया। लेकिन वही समय था कि सोशल मीडिया आ चुका था। सोशल मीडिया पर यह प्ले होना शुरू हो गया, और तभी अल जजीरा टीवी ने इस न्यूज को प्रकाशित कर दिया। बस अब हो गया, चेन रिएक्शन शुरू हो गया, क्योंकि ऐसी स्थिति तो बहुत सारे देशों में थी।
ट्यूनीशिया से पहुंच गया इजिप्ट। होस्नी मुबारक के अगेंस्ट में आप देखते हैं तहरीर स्क्वायर पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ, हम लोगों का तो आंखों देखा हाल था वो, आप लोगों को के लिए तो इतिहास होगा। और तहरीर स्क्वायर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट जो आखिर इतने दशकों से चल रही थी, वो गवर्नमेंट गिर गई। 3 दशकों से चल रही थी। फिर वहां से 6 देश डायरेक्ट अफेक्ट हुए और 4 देश इनडायरेक्ट, जिसमें ट्यूनीशिया, इराक, लीबिया, यमन, सीरिया, जॉर्डन। अब यह जब मूवमेंट सीरिया में फैलना शुरू हुआ तो सीरिया में वैसे ही बशर उल असद 13% अलवाइट लेके 73% सुन्नियों को दबाकर शासन कर रहे थे। अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, आप बस एक उपकथा लाएंगे और उसके बाद आपका एंड हो जाएगी कहानी, कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा आपको मैं इराक ले चलता हूं। आइए इराक देखिए। इराक में संयुक्त अमेरिका ने यहां सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को गिरा दिया था। इराक में सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को गिरा दिया और वहां पर सिया को सत्ता में ला दिया। तो जो सुन्नी गुट है वो बहुत विक्षुब्ध हुआ पड़ा था और उधर इराक में भी गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो उसी गृह युद्ध का फायदा उठाकर एक सुन्नी फंडामेंटलिस्ट था 2003 में उधर कुर्द एक ऑटोनोमस रीजन बना। तो कुर्द ऑटोनोमस रीजन बना। आपको मैं कुर्द के बारे में हल्का सा मैंने खबर की थी, हल्का सा फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे देखिए कुर्द को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब समय आ गया है कुर्द को समझने का, तभी आप पावर पॉलिटिक्स वहां के समझ पाएंगे। ये जो कुर्द आपको दिख रहा है, तो हुआ क्या था आपको याद होगा कि जब हुसैन महान एग्रीमेंट ने, जो मैं पीछे की तरफ आपको ले गया, हुसैन महान एग्रीमेंट जब हुआ था तो हुसैन महान एग्रीमेंट में ब्रिटेन ने आश्वासन दिया था कि पूरे अरब क्षेत्र को मिलकर एक अरब राष्ट्र बनेगा। तो उस समय क्या था, अरब क्षेत्र में ये कुर्द थे। तो कुर्द का कहना था कि भाई आप पूरा अधिकार अरब को कैसे दे सकते हो? अगर अरब राष्ट्र बनेगा तो पृथक कुर्दिस्तान भी बनेगा, दैट विल बी द पृथक कुर्द राष्ट्र। तो अब क्या था कि उस समय जो कुर्द थे उसमें कुर्द का एक भाग ईरान में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात बताना हूं। कुर्द का एक भाग ईरान में था और कुर्द का एक 12 भाग तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य में था। ऑटोमन साम्राज्य तब हुआ करता था। जब ऑटोमन साम्राज्य टूटा तो कुछ कुर्द निकलकर इराक में चले गए, क्योंकि इराक ऑटोमन साम्राज्य से निकल गया। आपको याद है जो मैंने पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि विल्सन के जो 12 प्रोग्राम है उसके 14 पॉइंट प्रोग्राम में 12वां जो 12वां प्रोग्राम है उसके अनुसार। और कुछ कुर्द निकल के सीरिया के साथ चले आए, सीरिया भी एक पृथक राष्ट्र बन गया। और कुछ कुर्द तुर्की में रह गए। ईरान में पहले से ही कुर्द थे, ईरान पहले से ही तुर्की से अलग है। ईरान एक अलग राष्ट्र का वजूद बहुत पहले से रखता है, पहले एम्पायर था फिर नेशन बना। तो अभी कुर्द हैं 4 राष्ट्रों में। तो जो इराक के कुर्द हैं, वो इराक के कुर्द को अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त अमेरिका ने पावर दे दिया इराक के कुर्द को। जब वह 2009 में यहां से संयुक्त अमेरिका निकलने लगा, तो यहां कुर्द एक कुर्द ऑटोनोमस रीजन, कुर्द स्वायत्त क्षेत्र बना दिया और कहा कि ये कुर्द राज्य के अंदर राज्य की तरह रहेंगे, इनकी ऑटोनोमस स्थिति रहेगी। इस बात से भी सुन्नी नाराज हुए और सिया को सत्ता मिल गई, इस बात से भी नाराज हुए। उसी समय एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लीडर था, उसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। तो अबू बकर अल बगदादी जिस तरह से प्रथम खाड़ी संकट, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, उससे ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ। तो 2003 में जब संयुक्त अमेरिका ने जब इराक पर कब्जा किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया, तब एक फंडामेंटलिस्ट पैदा हुआ जिसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। उसने ISIS नामक एक संगठन बनाया। उसने कहा कि देखिए साइक्स-पिकोट समझौता जो हुआ है
वह साइक्स-पिकोट समझौता एक बड़ा गलत समझौता था। वही साइक्स-पिकोट जिसमें धोखा हुआ है, जो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर समझौता किया था कि साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट वाज जस्ट अ चीटिंग ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पावर्स टू अरब नेशनलिज्म। तो हमें साइक्स-पिकोट समझौता को रद्द करके अरब राष्ट्र बनाना है। इसमें पहले चरण में इराक और सीरिया राष्ट्र बनेगा। तो पहले उसने इराक में एक जंग छेड़ दिया आईएसआईएस ने कि भाई इराक पर कब्जा करना है। अब इराक एक बड़े गृह युद्ध का शिकार हो गया। अबू बकर अल बगदादी का आईएसआईएस बढ़ने लगा। इधर जिसी समय सीरिया में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बशर उल असद के अगेंस्ट में शुरू हुआ, बस अरब बसंत के जस्ट बाद, जो अरब बसंत है वो अरब बसंत 6 देशों में आया था। तो इसकी तुलना फ्रांस की क्रांति से भी की जाती है, 1848 की यूरोपीय क्रांति से भी की जाती है। इसकी तुलना 1991 में जो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में जो परिवर्तन हुआ उससे भी की जाती है। तो जब अरब बसंत के बाद जिसी समय सीरिया में डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुआ, तो इसका फायदा उठाकर अबू बकर अल बगदादी ने सीरिया में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया बशर उल असद के अगेंस्ट में। और उसने अपना एक लेफ्टिनेंट वहां भेजा कि तुम एक संगठन बनाओ, हमारा संगठन वहां। और वही जो असिस्टेंट था उसका नाम था अबू मोहम्मद अल जोलानी, जो अभी आप चर्चा में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर से लेकर हर तरफ भरा हुआ है, जो एसटीएस का नेता आपको दिख रहा है ना, जो हयात तहरीर अल शाम का लीडर, वही है अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिसको कि अपने लेफ्टिनेंट के रूप में अल बगदादी ने भेजा, कहा कि जाइए और सीरिया में हमारा ब्रांच खोलिए और इराक और सीरिया को हम लोग मिलाएंगे और यहीं से अरब राष्ट्र बनेगा। एक पृथक खलीफा, अपने आप को खलीफा की घोषणा की कि खिलाफत स्थापित होगा, अरब राष्ट्र बनेगा और पश्चिमी देशों का षड्यंत्र समाप्त होगा। तो उसने जो उसको भेजा, तो वह पहले यही जो अबू मोहम्मद अल जोलानी है, इसने पहले एक संगठन बनाया। आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है जावत उल मिस्रा, जावत उल नुसरा, जावत उल नुसरा उसका नाम था, या जवात उल नुसरा भी बोलते हैं। तो जावत और जवात उल नुसरा नामक संगठन बनाया। इसका शॉर्ट फॉर्म है अल नुसरा। अल नुसरा आईएसआईएस का ही एक पार्ट था जो सीरिया में वर्क करने लगा और अल जोलानी उसे चलाने लगा। यही स्थिति है। अब जिसी समय आईएसआईएस सीरिया में घुसा, संयुक्त राज्य अमेरिका भयभीत हो गया क्योंकि वो अल कायदा का पार्ट था। अब देखिए, अब कॉम्प्लिकेशंस, यहां सीरिया का कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा समझिए। देखिए, यह है तुर्की, ओके, यह है सीरिया और यह है लेबनान, यह है ईरान, बीच में इराक है और इधर यमन वगैरह तो दूर है। तो यह है स्थिति। अब जब सीरिया में जिस समय आईएसआईएस इराक से सीरिया की तरफ ऐसे बढ़ता है आईएसआईएस, और अल नुसरा ने यहां काम करना शुरू किया, तो अमेरिका बेचैन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को लगा कि अगर अल कायदा जीत गया तो क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत अपनी सेना खड़ी कर दी और संयुक्त राज्य अमेरिका वहां फाइट करने के लिए आगे बढ़ा। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का डबल एजेंडा है। वो चाहता है सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब सबका पॉलिटिक्स को आप समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि एक तरफ आईएसआईएस का दमन हो जाए, एक तरफ आईएसआईएस का दमन हो जाए, दूसरी तरफ बशर उल असद की सरकार भी गिर जाए। क्योंकि बशर उल असद की सरकार रूस समर्थक सरकार है और ईरान से उसकी निकटता है और ईरान से संयुक्त राज्य अमेरिका को बड़ी चिढ़ थी। तो ये ईरान समर्थक है, रूस से भी उसकी निकटता, उसकी सरकार को हम पुल डाउन कर दें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ रहा था एक तरफ इससे, मतलब आईएसआईएस से, और दूसरी तरफ वो बशर उल असद की गवर्नमेंट को गिराकर एक दूसरा कोलिशन गवर्नमेंट खड़ा करना चाहता था। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक काम किया, क्योंकि वह इराक से निकल रहा था, तो वह इराक से जब निकल रहा था तो इराक से निकलते हुए वहां पर उसने कुर्दों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कुर्दों के लिए थोड़ा सा, कुर्द, इस नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, कुर्द। तो कुर्दों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने
एक जैसे जो कुर्द है उसके लिए उसने एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया था, कुर्द स्वायत्त क्षेत्र। तो अब संयुक्त अमेरिका चाहता था कि हम सीरिया के कुर्द को भी समर्थन करें, तो उसने सीरिया के कुर्द की एक अलग सेना खड़ी कर दी। जैसे अभी आप देखेंगे तो अब सीरिया में 4-4 सेना काम करने लगी उस समय। एक तरफ हम सेना के बारे में बताएंगे, तो उसने एक तरफ कुर्द को भड़काना शुरू किया, उन्हें अमेरिका ने, संयुक्त अमेरिका ने, कि आप लोग खड़े हो जाओ, ISIS से लड़ने में आप हमको सहायता दो और हम आपके लिए स्वायत्तता देंगे। तो संयुक्त अमेरिका का समर्थन कुर्द के साथ था। संयुक्त अमेरिका ने कुर्द की सेना भी खड़ी की। कुर्द ने एक नाम आपको मिलेगा SD यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, SDF। तो उसने एक सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, उसका एक मिलिट्री विंग तैयार हुआ, उसको पेशमर्गा भी बोलते हैं। वो मिलिट्री विंग तैयार हुआ, मिलिट्री विंग ISIS से लड़ने लगा। लेकिन संयुक्त अमेरिका का कहना था कि बशर उल असद से हट जाए, वो नहीं चलेगा। और बशर उल असद एक तरफ ISIS से लड़ रहा है और अपनी सत्ता बचा रहा है, और उसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कुर्द ज्यादा पावरफुल हो जाए। ओके, ये इसका अपना है। अब देखिए, सबका अपना अपना स्वार्थ है। उधर ईरान को लग रहा है कि अगर बशर उल असद यहां से हटा तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। ईरान ने तुरंत बशर उल असद की सहायता में अपनी सेना खड़ी कर दी। बशर उल असद ने तुरंत लेबनान में अपील की हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह ने बशर उल असद के पक्ष में सेना भेज दी, और हिजबुल्लाह और ईरान दो फ्रंट पर लड़ रहा है। एक तरफ वो ISIS से लड़ रहा है, क्योंकि सुन्नी फंडामेंटलिस्ट गुट है और सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शिया हैं। और हिजबुल्लाह भी ISIS से लड़ रहा है, लेकिन वह बशर उल असद के गवर्नमेंट को बचा रहा है। USA भी ISIS से लड़ रहा है, लेकिन वो बशर उल असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है और कुर्दों को आगे बढ़ाना चाहता है। ये देखिए यहां पॉलिटिक्स। एक तरफ तुर्की है, तुर्की इसमें आ गया, NATO का मेंबर भी है, कायदा के हिसाब से संयुक्त अमेरिका का फ्रेंड उसको होना चाहिए। तुर्की बशर उल असद, तुर्की का देखिए वो एंटी बशर उल असद है, बशर उल असद से उसका मतभेद हो गया है। और तुर्की को डर है कि भाई देखो, एक गलती तो हुई, अमेरिका ने गलती की, संयुक्त अमेरिका ने, कि उसने इराक में एक कुर्द स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। अब अगर संयुक्त राज्य अमेरिका वैसा ही सीरिया के कुर्द को अगर स्वायत्त कर देगा, तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे यहाँ का भी जो कुर्द है, वो हमारे यहाँ के कुछ, उसके कुर्द भी अपना पृथक राज्य की मांग कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हुए हैं। तो तुर्की अपने यहाँ के कुर्द को दबा रहा है। उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ के कुर्द ताकतवर हो और हमारे कुर्द ताकतवर हो जाए। तो अब वो डबल गेम खेल रहा है। वो सुन्नी है तो ISIS को चुपके लड़ने के बहाने बचा रहा है, और वह कुर्द को दबा रहा है। और वह भी चूंकि NATO का मेंबर है, तो संयुक्त अमेरिका से चुपके कर रहा है, संयुक्त अमेरिका का पैर खींच रहा है, बीइंग अ मेंबर ऑफ NATO। तो यहां पर तुर्की का हित अलग है। सभी लड़ रहे हैं, लेकिन तुर्की ISIS से नहीं लड़ रहा है, तुर्की लड़ रहा है कुर्द से। और तुर्की भी बशर उल असद की सरकार को गिराना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ रहा है ISIS से और कुर्द को प्रमोशन कर रहा है, लेकिन वो भी बशर उल असद की सरकार को गिराना चाहता है। ईरान और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं ISIS से। उनको कुर्द से कोई खास लेना देना नहीं है, और कुर्द अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बशर उल असद की सरकार को बचाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे माय फ्रेंड्स, अब क्या हुआ है कि बशर उल असद का पांव उखड़ रहा था। धीरे धीरे आप देखेंगे अलेप्पो से, फिर यहाँ पर रक्का में वहाँ पर ISIS स्थापित हो गए, अल नुसरा, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो सीरिया की तरफ बढ़ रहे थे। जब लगा कि अब बशर उल असद, तो बशर उल असद के बचाव में पहले ईरान और हिजबुल्लाह खड़ा हुआ। फिर बशर उल असद ने रूस से आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि आ जाइए। तो रूस का सैनिक अड्डा भी यहाँ था, रूस का आधार वहाँ था।
2015 में वहां पर पहुंच गया रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन, और उसने अंधाधुंध बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। और शुरू करते हुए उसने कुल मिलाकर बचा दिया बशर उल असद को। 2019 तक आईएसआईएस का पतन हो गया। आईएसआईएस का तो पतन हो गया, लेकिन यहां पर एक जगह है, जैसे इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया में एक छोटे से भूभाग पर एसटीएस ने अपना कब्जा बनाए रखा। एसटीएस का क्या है कि अल-नुसरा है। अब देखिए इन महानुभाव से थोड़ा मैं आपको परिचय करा दूं, जो ये करंट का मामला है। तो ये जो महानुभाव है, ये जगह है, इस जगह का नाम है इदलिब। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, वो अलेप्पो से पहले है, इदलिब। तो क्या हुआ कि पहले यहां पर ये जो जगह आप देख रहे हैं ईस्टर्न वाले में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट जो सीरिया है, तो पहले अल-नुसरा था जो आईएसआईएस का ब्रांच था। फिर क्या हुआ कि अल-नुसरा का धीरे धीरे आईएसआईएस से दूरी होने लगी। तो इसको लगा ये थोड़ा एम्बिशियस था। मोहम्मद जो अबू मोहम्मद अल जलानी है, वो अल जुलानी है, ये थोड़ा एम्बिशियस था। इसको लग रहा था कि भाई हम अबू बकर अल बगदादी से हम फ्री होकर काम करें, जो उसका नाम खराब हुआ पड़ा है और पश्चिमी देश हमें भी दबा देंगे। तो उसने देखा कि भाई इसके साथ चलने में अब हमें खतरा है। तो उसने क्या किया कि अपना संबंध तोड़ लिया आईएसआईएस से 2016, और पहले अपना संबंध जोड़ लिया उसने अल कायदा से कि हम ओरिजिनली अल कायदा से जुड़े हुए, इनसे हमें कोई लेना देना, आईएसआईएस से नहीं। फिर उसको लगा कि अरे अल कायदा भी तो खतरनाक है, क्योंकि अल कायदा के कारण पश्चिमी शक्तियां की दृष्टि वक्र हो जाएगी। तो उसने अल कायदा से भी अपना संबंध तोड़ लिया और एक नया संगठन बना लिया जिसका नाम था एसटीएस। और एसटीएस का फुल फॉर्म मैंने बताया ही है, उसका है कि तहरीर हयात तहरीर अल शाम। तो हयात तहरीर अल शाम नामक संगठन बनाया और उसने कहा कि भाई हमें ना अल कायदा से कोई लेना देना नहीं है, ना आईएसआईएस से लेना देना है। हम पश्चिमी शक्तियों के विरोधी नहीं, हम जिहाद में विश्वास नहीं करते, हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। और अब उसने क्या किया कि जब देखा कि भाई इधर पॉलिटिक्स बदल चुका है, जो ईरान है वो ईरान इजराइल में उलझा हुआ है, ईरान इजराइल में दोनों की तलवारें खिंची हुई है, हिजबुल्लाह का दमन हो चुका है, अब हिजबुल्लाह सहायता में नहीं आएगा, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो जितने भी कंटेंडर्स हैं वो सारे कंटेंडर्स कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और इधर तुर्की ने क्या किया था कि जब आईएसआईएस का खात्मा हुआ था, तो आईएसआईएस का खात्मा में तो कुछ कर नहीं सकता था, सारी शक्तियों ने मिलकर किया। उसने बड़ी चालाकी से उत्तर पश्चिम में थोड़ा सा भूभाग, इसमें इदलिब नामक जगह है, उसमें एसटीएस को स्थापित कर दिया, स्थापित रहने दिया। अब यहां पर कई आर्मी काम कर रही है। एक आर्मी को देखिए, जो बशर उल असद की आर्मी थी उसको कहते थे एसएए, सीरियन अरब आर्मी। अभी आपको याद नहीं रहेगा, मैं पहले ही कह देता हूं कि इतने सारे आर्मी के नाम है कि याद रखना मुश्किल है। इसका नाम था एसएए, सीरियन अरब आर्मी। ये ओरिजिनल आर्मी थी जो बशर उल असद की थी, जो उसकी रक्षा कर रही थी। फिर क्या हुआ कि जब बशर उल असद का चूंकि डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा हो गया और वो अलवाइट्स होकर और सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठा हुआ था, तो बहुत सारे आर्मी मैन ऐसे थे जो उससे खफा थे। तो उससे खफा थे तो वो इससे जो रॉयल आर्मी थी उससे टूटकर वो अलग हो गए। तो उनका नाम पड़ा फ्री सीरियन आर्मी। उनका नाम पड़ा फ्री सीरियन आर्मी क्योंकि वो रॉयल आर्मी से टूटकर अलग हो गए। अब उनका नाम पड़ गया है एसएनए, सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी। यही जो सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी है ये तुर्की के प्रभाव में। तो तुर्की ने जो 27 नवंबर को धावा बोला सीरिया पर, वो एसटीएस और एसएनए दोनों की सहायता से। और सबसे पहले यहां से ये बढ़ता है, अल जुलानी बढ़ता है, एसटीएस बढ़ता है, और उसके साथ एसएनए, ये दोनों बढ़ते हैं, अलेप्पो पर कब्जा करते हैं। अलेप्पो से धीरे धीरे अब वो उन्होंने बढ़ना शुरू किया, तो हमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। और हमा की तरफ बढ़ना के अब उसके बाद होम्स पर कब्जा होने का मतलब है कि दमिश्क के पास वो पहुंचते।
अब आपके मन में होगा कि उनके बाकी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह को तो मैं कह चुका हूं कि हिजबुल्लाह की ताकत का दमन हो चुका है। ईरान परेशान भी है, लेकिन और रशिया भी यूक्रेन के साथ परेशान है, लेकिन परेशानी के साथ साथ कुछ निजी स्वार्थ भी है जो आपको मीडिया प्राय नहीं बता पाता है। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि थोड़ा सा वहां पर स्वार्थ क्या है। जैसे देखिए, ईरान को थोड़ा कष्ट है सीरिया से, ही इज ग्रिप्ड, सॉरी सी इज ग्रिप्ड। अब उसको ग्रिप्ड होने का कारण क्या है? तो देखिए, जब ईरान जब इजराइल से उलझा हुआ था तो उसके जितने प्रॉक्सीज थे, जैसे हमास पर हमला हुआ, हमास के पक्ष में ईरान उतर गया, और ईरान के बाकी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हाउथी, ये सभी लगे उधम मचाने ईरान के फेवर में। तो उम्मीद कर रहा था कि सीरिया का बसर भी हमारे पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन बसर उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, साइलेंट रहा। इस बात से उसको अंदर ही अंदर तकलीफ हुई। और दूसरी बात क्या है कि जब 2020 में अब फिर एक नई चीज है, वो आपको पता होना चाहिए या पता होगा शायद, मुझे लगता है, एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, और जो उस समय हुआ करता था डोनाल्ड ट्रंप, उसने इजराइल से बहुत सारे अरब देशों की दोस्ती कराने के लिए उसने एक समझौता कुछ अरब देशों का कराया था इजराइल के साथ, उसको अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। तो सीरिया ने उसका स्वागत किया था, सीरिया ने उसका स्वागत किया था। और सीरिया ये पूरे प्रकरण में अभी जो जितनी घटना इजराइल के साथ हुई उसमें इसलिए चुप बैठा रहा क्योंकि सीरिया को लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि इजराइल हमारे गोलन हाइट्स में भी परेशान करना शुरू कर दे। इस बात से ईरान को तकलीफ हुई। अब रूस को देखिए, रूस का इंटरेस्ट यहां था, लेकिन रूस समझ रहा था कि ये पूरा तुर्की का मुहिम है, और रूस अभी तुर्की को बहुत एंटागोनाइज नहीं करना चाहता था, उसका विरोध ज्यादा करके वो तुर्की को नाराज नहीं करना चाहता था। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, आपको दिखिया नहीं, देखिए यह है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पर दो है, बॉस्फोरस और डार्डेनस। ये बॉस्फोरस पर तुर्की का कब्जा है, और यही रूट है जिसे काला सागर से रसिया आता है भूमध्य सागर में। अभी रसिया का यूक्रेन से वॉर चल रहा है, तो कभी उसको भूमध्य सागर से काला सागर में ले जाने का जहाज की जरूरत पड़ती है, कभी काला सागर से भूमध्य सागर में लाना पड़ता है। तो उसको लग रहा था कि अगर मैं तुर्की को नाराज कर दूंगा, तो वैसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले भी तुर्की को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की थी कि आप अपने बॉस्फोरस और डार्डेनस जल डमरू मध्य रूस के लिए बंद कर दीजिए। तुर्की ने बंद नहीं किया था। तो अब रूस को डर है कि यार तुर्की को ज्यादा नाराज करने का अपन को फायदा है नहीं, क्योंकि अगर तुर्की ज्यादा नाराज हो गया, उसको अगर बंद कर दिया तो अपना घाटा हो जाएगा। उसने भी सीरिया को जितनी सहायता करनी चाहिए उतनी नहीं की, और सीरिया की जो अपनी सीरियन अरब आर्मी थी, उसके जवानों को इतना कम तनख्वाह मिलता था, इतने फटेहाली में थे कि जब उन पर विद्रोही टूटे तो उनके सामने सरेंडर करते चले गए। तो ईरान और रशिया ने कहा कि देखिए भाई, इनकी तो आर्मी ही नहीं लड़ रही है, उसको तो कम से कम लड़ना चाहिए। मतलब कम से कम अफगानिस्तान की घटना की पुनरावृत्ति तो हुई, लेकिन अफगानिस्तान में कम से कम अशराफ घनी के सोल्जर्स तो लड़े थे, यहां तो इसके सोल्जर्स ही नहीं लड़ पाए। बाद में इसने इसके तनख्वाह भी बढ़ाए, फिर भी नहीं लड़ पाए। तो मैं स्टूडेंट्स, अब ये चीजें हुई है जिस कारण से अंत में इसने क्या किया, बड़ी चालाकी क्या की, ये अपने डिफेंस डिपार्टमेंट से निकला, अपने अधिकारी को कहते गया मैं घर जा रहा हूं, और अचानक से इस जहाज पर बैठकर तब तक पत्नी को और आसमा और उसके दोनों बच्चे को पहले रसा भेज चुका था। रूस में इसकी बात हुई पड़ी थी, यहां से जाके रूस में जाके शरण ले ली। इधर जिसी समय उसकी सेना, आप देखते हैं कि जब एसटीएस की सेना जिसी समय बढ़ रही थी, हमा तक पहुंचे, और हमा से होम्स के लिए वो बढ़ रही थी, तब तक दक्षिण में एक साउदर्न फ्रंट बना हुआ था। इसमें बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे, उसको साउदर्न फ्रंट कहते हैं। वो साउदर्न फ्रंट भी एक्टिव हो गया, और जब तक एसटीएस पहुंचता तब तक साउदर्न फ्रंट दमिश्क पहुंच गया। तो साउदर्न फ्रंट का दमिश्क पहुंचना, अब वो दमिश्क पहुंच, साउदर्न फ्रंट यहां दमिश्क पहुंच गया, जब तक वहां से एसटीएस आता। अब नौबत यह है कि यहां पर कई गुट हैं, और क्या दिशा होगी, किसका क्या स्वार्थ है, इस पर आइए। तो इसका स्वार्थ, सबका अपना अलग अलग स्वार्थ है। अब यहां पर
जो एसटीएस है उसने सोचा कि भाई हम सरकार बना लें, तो एसटीएस कहता है कि देखिए हम सेकुलर हैं हो जाएंगे, मतलब सेकुलर मतलब हम सेकुलर तो नहीं कहता, शरीयत के नियम तो हम लागू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं, हम वहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे, शरीयत के नियम बहुत फेयर ढंग से आएगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ न्याय मिलेगा। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही कहा कि केमिकल वेपन्स जो रासायनिक हथियार बशर उल असद ने रखा हुआ है वो मैं पब्लिक कर दूंगा, आप लोग इसको उठा के ले जाइए, हमें यहाँ एक अच्छी सरकार बनानी है। और आप मत भूलिए कि इदली में हमको शासन करने का एक्सपीरियंस है, यहाँ भी हम शासन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। रूस को भी उसने कहा कल परसों कि आपका जो पोर्ट वगैरह है वो सुरक्षित रहेगा, आप चिंता मत करिए। मतलब वो सबको चाह रहा है, सारे पार्टी को खुश करके हम सरकार बना ले। कुछ क्रिटिक का मानना है कि देखो भाई ये जो बातें भी कर रहा है बगुला भगत जैसी, वो है तो रहा तो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। उसी तरह जब दोहा में कतर के मध्यस्थता में जब संयुक्त राज्य अमेरिका से जब डोनाल्ड ट्रंप जिस समय वार्ता कर रहा था तालिबानियों से अफगानिस्तान के लिए, तो तालिबानियों ने भी यही आश्वासन दिया था कि घबराइए मत, हम तालिबान में एक तरह का डेमोक्रेसी लाएंगे, हम अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेसी लाएंगे और एक बहुत फेयर सरकार तालिबानी गठित करेगी। और अफगानिस्तान में जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है। तो पहले एसटीएस वहां इस तरह की सरकार ले आएगी, इसकी क्या गारंटी है। दूसरी बात है केवल अकेला एसटीएस तो है नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट में गृहयुद्ध छेड़ देंगे। तो सीरिया तो अब एक अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया। जो हाल इराक को किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने, वही हाल लीबिया का हुआ, वही हाल सीरिया का होने जा। बहुत दुखद बात है। और तुर्की का यहां पर इंटरेस्ट यह है कि हम कोई ना कोई बहाने से हम कुर्दों को दबा दें, क्योंकि अगर सीरिया का कुर्द दब जाता है तो हमें फायदा होगा। इधर कुर्द की सेना अलग है, वो एसटीएस की बात मानेगी नहीं, और एसटीएस कुर्द विरोधी है, कौन इसके बीच कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। ईरान तो अभी किनारे पड़ा है, क्योंकि यहां जो मसूद पेजकिशियान है जो ईरान का हेड है, वो अभी थोड़ा लिबरल है, वो ऐसे भी बहुत ज्यादा सीरिया को मदद करने की स्थिति में अपने को नहीं पा रहा था और न करना चाहता था। तो स्थिति बड़ी खराब है। अब है ले देकर भारत को क्या, तो देखिए सीरिया भारत का बड़ा ही समर्थक देश रहा है। इसकी वजह रही है हाफिज अल असद सोवियत रशिया के गुट में रहा है, भारत भी सोवियत रशिया का मित्र था, तो हाफिज उल असद ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया का समर्थन किया। बशर उल असद ने उस नीति को जारी रखी। अभी हाल में जब कश्मीर में आप देखेंगे 2019 में जब वहां पर जब आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया था, उसमें भी कई इस्लामिक देशों ने उसकी आलोचना की थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी आलोचना की थी, लेकिन उसको सीरिया ने, बशर उल असद ने उसको समर्थन दिया था। और सबसे दुखद बात यह है कि सीरिया में जो गवर्नमेंट गिरी, जो अस्थिरता पश्चिम एशिया में आएगी, टेररिज्म का खतरा बढ़ेगा, उससे पश्चिम एशिया का ट्रेड अफेक्टेड होगा। अब सोचिए इंडिया का जो पहले से ही जो इंडिया ने G20 की बैठक में किया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का क्या होगा। इंडिया के हक में कितनी दुखद बात हो गई। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखा कि अब जो कुछ भी हम सीरिया में कर सकते हैं, क्योंकि इसने ट्रंप ने कह दिया हमको सीरिया में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका सोच रहा है कि जो भी करेंगे तुर्की के माध्यम से करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो जाके इस्तांबुल में बैठे हुए हैं कि अब सीरिया के भविष्य पर ध्यान दिया जाए और आप एसटीएस पर अपना प्रभाव बनाए रखिए और कुर्द के भी हितों को थोड़ा सुरक्षित रखिए। लेकिन कुर्द को दबाने के लिए अब यह कृत संकल्पित है, तो फायदा। इधर इजराइल ने देखा कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, तो इजराइल ने एक नया सैनिक अभियान सीरिया में शुरू कर दिया। उसने देखा कि एसटीएस के पास हथियार आए, उससे पहले एसटीएस के हथियारों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि उसको एसटीएस में भविष्य के तालिबानी नजर आ रहे हैं। तो उसका उद्देश्य है हथियारों को डिस्ट्रॉय करना और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा करना। अब कल परसों आपने सुना होगा कि उसने वेस्ट बैंक के पास एक है
माउंट हरमन करके एक पहाड़ी है, उस पर कब्जा कर लिया ताकि सीधे हम लेबनान पर भी निरीक्षण रख सकें और सीरिया पर भी निरीक्षण रख सकें, ईरान पर भी निरीक्षण रख सके। मतलब चारों तरफ निरीक्षण रखने के लिए ऊंचाई पर उसने कब्जा कर लिया, माउंट हरमन पर। तो मतलब यह है, जो संयुक्त अमेरिका का जो प्रोटेक्टेड रीजन है उसमें भी अपनी सेना घुसा रहा है, गोलन हाइट को क्रॉस कर चुका है, सीरिया के अंदर इसकी सेना पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सऊदी अरेबिया ने भी, अरब देश भी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि हद हो गई भाई, इजराइल तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता ही नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स, अभी तो सीरिया के भविष्य के बारे में कुछ भी कंक्लूसिव बताना मुश्किल है। हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ रचनात्मक इसका परिणाम निकल कर आए, लेकिन जो पीछे इराक का, लीबिया का एक्सपीरियंस है वो ऐसा कुछ बताता तो नहीं है। सीरिया का भी भविष्य कुछ, लेकिन तब है कि सीरिया का अतीत भी कोई अच्छा नहीं था। जो हाफिज अल असद और बशर उल असद की सरकार ने सीरिया में किस तरह की सरकार बना रखी थी, उसको आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बस वही कामना करें कि कम से कम भविष्य में कोई इसका रचनात्मक समाधान हो। तो हम इसी के साथ अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इश्यूज बहुत थे, हमने कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की कोशिश की है। आप एक से अधिक बार लेक्चर को देखकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।